एपिसोड 361। ये बहुत दिलचस्प है। अगर मैं वास्तव में आध्यात्मिक देवताओं की शक्तियां प्राप्त कर सकता हूं तो यह अद्भुत परीक्षण बहुत ही अजीब होगा। मेरे पास अलोकतांत्रिक करने के लिए कुछ और भी होगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ मेरे चमत्कार नहीं है। लंबी श्रृंखला ने बड़बड़ हुए कहा कि उसे आश्चर्य हो रहा था कि वह आध्यात्मिक शक्तियों को कैसे जागृत कर सकता है। हाँ, ये भविष्य के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। जून ने सिर हिलाते हुए कहा, मेरे मन में एक सवाल था, अगर यह एक वास्तविक दुनिया है और यह एक वास्तविक शरीर है तो मेरे जाने के बाद ये क्या होगा? क्या यह उसी तरह नष्ट हो जाएगा जैसे इसे बनाया गया था? यह अगर किसी आत्मा को जागरूकता करती है तो यह एक बड़ी बर्बादी होगी। दक्ष ने उस बारे में सवाल उठाया जिसमें वह सोच रही थी, मुझे नहीं पता कि भविष्य में यह क्या होगा। आपके प्रदर्शन के आधार पर रक्तवंश मंदिर तय होना है। जून ने यह कहते हुए लालचिन से कहा, मेरे प्रदर्शन पर प्रतिबंध है। अगर मैं अच्छा प्रदर्शन करता हूं तो मैं क्या उम्मीद कर सकता हूं? दक्ष ने जून से पूछा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे विश्वास है कि यह बहुत अच्छा होगा। जहां तक ये शरीर की बात है तो यह संभावित रूप से नष्ट हो जाएगा, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। मुझे इस बात पर भी यकीन नहीं है। मैं ब्लडलाइन का परीक्षण करता हूं, मंदिर का हिस्सा नहीं हूं। आखिरकार मैं रिंग स्पिरिट हूं। जून ने कहा, ओह ठीक है, मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा। अगर ब्लडलाइन टेम्पल मेरे टेस्ट के लिए ये शरीर बन सकता है तो क्या यह आपके लिए भी एक शरीर नहीं बन सकता? दक्ष ने अचानक कहा जब उसने जून को देखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जून ने भारत ने अपना हाथ उठाया, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। मैं ब्लडलाइन मंदिर को आपके लिए एक बॉडी बनाने के लिए धन्यवाद देता हूं जिसके लिए आप सुन सकते हैं। दक्ष ने जून से पूछा, तुम कुछ नहीं कर सकते? ब्लडलाइन मंदिर के लिए ऐसा कुछ नहीं चाहिए, यह एक बेकार प्रयास होगा, भले ही तुम पूरी रात इसके बारे में सोचो। जून सर ने कहा, तो यह चिंता का विषय है। चिंता मत करो, मैं एक शरीर का पुनर्निर्माण करने का एक तरीका खोज लूंगा, तुम एक सामान्य जीवन जी पाओगी। लालचंद ने अपने सिर पर थपथपाते हुए कहा। वह सबसे पहले जून की आंखों में उदासी की झलक देख सकती थी। अभी के लिए इसे भूल जाओ, अपना सारा ध्यान स्टूडियो पर लगाओ। क्यून ने अपनी आनंद को जय और दूसरी ओर देखने लगी। दक्ष ने अपनी सहयोगी प्रतिक्रिया पर हंसे बिना नहीं रह सका। उसने अपना सिर हिलाया और फिर वापस विषय पर आ गया। ठीक है, इस विषय पर आप मुझे आध्यात्मिक मंत्रों के बारे में और क्या बता सकते हैं? वे कैसे दिग्भ्रमित थे और उनके पास क्या शक्तियां थी? उन्होंने पूछा। उनका रूप एक जैसा नहीं था। वे टूटे हुए थे, कुछ उड़ सकते थे, कुछ चल सकते थे, कुछ जमीन पर रेंगते थे। उनके पास एक आध्यात्मिक शरीर था जो किसी भी जीव का रूप ले सकता था। वे मानव जैसा रूप में ले सकते थे या जैसा जानवर रूप में ले सकते थे, लेकिन उनका असली शरीर अर्ध पारदर्शी दैवज्ञ थे। मैं नहीं जानता कि उनका वर्णन कैसे करूं क्योंकि वे बहुत जीवंत थे, दिग्भ्रमित थे। जून ने कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उनकी ताकतें? लंबी चेन ने पूछा। उनकी शक्तियां उनके रूप में ही समाप्त हो गई। कुछ आध्यात्मिक मठों में हवा में तैरने की शक्ति थी, कुछ में पानी में तैरने की शक्ति थी। कुछ लोग सिद्धांतों को तेजी से बढ़ा सकते थे जबकि अन्य अपने तरीके से आने वाली थी। हर चीज को जलाकर राख कर सकते हैं, ऐसे और भी बहुत से लोग हैं। जून ने कहा। और टुकड़ों की कोशिश की दिलचस्प है, तो अगर उनके वंशजों ने अपनी मूर्तियों को जगाया भी है तो उनके वंशजों को उनकी विशिष्ट शक्तियां मिलनी चाहिए। आध्यात्मिक शास्त्र के लिए ऐसा लगता है कि वे कानून जानते थे। नाइस अर्थ में मेरे पास पहले से मेरे पास 3 आध्यात्मिक जादूगरों का राजवंश है। मैं वास्तव में एक आत्मा की मूर्ति के ना भी मूर्खतापूर्ण तरीके से काम कर सकता हूँ। काम कर सकते हैं? दक्ष ने जुनून को देखते हुए कहा। तारांकित जनसंख्या वाले क्षेत्रों तक पहुंच गया। कल पब्लिक स्क्वायर में स्पिरिट वॉरियर कॉलेज की प्रवेश परीक्षा होने वाली है। ऐसा लगता है कि यह एक दिलचस्प कार्यक्रम होगा जब तक वे अपने पूर्वाग्रह को एक तरफ रख सकते हैं। मुझे वहां स्पिरिट वॉरियर गैलरी से किसी एक में अंकित होने में सक्षम होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ के राजा को प्रभावित कर सकता हूँ। सिंदूर होना खराब नहीं है और राजा के चारों ओर उसके जैसे शक्तिशाली लोग होने चाहिए। यहाँ तक कि जब तक मैं राजा की हत्या कर दूंगा तब तक उन्होंने मुझे कभी राजा नहीं बनाया और केवल मुझे मारने के बारे में सोचेंगे। राजा बनने का एकमात्र तरीका बाकी कुछ दिनों में रैंको में शीर्ष जादुई राजा के बंद होने की संभावना है और उसे मुझे राजा बनाने के लिए राजी करना है। लालचैन ने बनसिकते ने कहा। उसने देखा कि यह एक कठिन परीक्षा थी। उनका दावा है कि सबसे आसान कक्षा में से एक यह है कि वह इतनी मजबूत बन गई कि उसकी आवाज के खिलाफ कोई भी तैयार नहीं हो सका, लेकिन इसमें बहुत समय लग गया क्योंकि वह अपने असली शरीर की साधना के करीब वापस आ गया। कम से कम 1 साल तक साधना करनी होगी, भले ही पहले वह अपने असली शरीर के साथ साधना कर सके। वही क्या, अधिक महीने में निष्कासन समाप्त करना चाहता था और वह अपनी मंजिल तक प्रारंभिक नामांकन के लिए आवेदन करना चाहता था। स्वायत्त शक्ति के बिना पूरे राज्य से विस्तार, पूरे राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र रचने से अधिक कठिन था। जब लंबी चेन सोच रही थी तो उसने शहर में सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी की और देखा कि कल की परीक्षा की तैयारी शुरू हो गई थी। आम जनता के लिए मंच और योजना का निर्माण चल रहा था। मेरी खोज में सबसे
बड़ा बाधा फीनिक्स संगठन बन रहा है। 1 मिनट रुको, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। जब फीनिक्स संगठन शत्रु है तो ड्रैगन स्क्वाड मेरा दोस्त या कम से कम एक उपयोगी उपकरण हो सकता है। मैं इतनी आसानी से एक पेट्रोलियम राज्य पर कब्जा नहीं कर सका, लेकिन अगर फिर से युद्ध में उतर जाता तो क्या होता? बस मुझे कहना है कि राजा के करीब पहुंच के बाद दोनों राज्यों के बीच से फिर से युद्ध करना है। दक्ष ने सोचा और उसके चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी, जैसे वह एक अद्भुत विचार के साथ आया था। अल्पविराम, मुझे अराजकता पैदा करनी है, मुझे संघर्ष पैदा करना है, मुझे विनाश की जरूरत है ताकि उन्हें किसी और चीज के बारे में सोचने का समय न मिले। उन्होंने बुदबुदाते हुए कहा और वापस जाने के लिए मुड़े। अगर युद्ध हुआ तो इस राज्य के लोगों पर दुख ही आएगा, लेकिन मुझे इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? वे पहले से ही दूसरों को दुख देने में माहिर हैं, उन्हें मेरी भलाई के लिए कुछ लेने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसने मुस्कुराते हुए सोचा, हालांकि ज्ञान ही कुंजी होगा, मुझे कुछ भी करने से पहले पर्याप्त जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। जानकारी के बिना मैं पहाड़ को हिलाने की कोशिश कर रही चींटी की तरह हो जाऊंगा। उम्मीद है कि अंदर जाने के बाद मैं स्पिरिट वॉरियर के अंदर पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर पाऊंगा। दक्ष ने अपनी मुट्ठी बंद करते हुए कहा। वह कल होने वाली घटना के लिए तैयार था। भले ही उसे नहीं पता था कि परीक्षण किस बारे में होने वाला है, लेकिन वह जानता था कि परीक्षण चाहे जो भी हो उसके पास सफल होने के लिए पर्याप्त क्षमताएं हैं। और तुम्हें पहले से ही इतना भरोसा है कि तुम्हारा चयन हो जाएगा। क्यों? अगर तुम असफल हो गए तो क्या होगा? तुम्हारे पास उस स्थिति के लिए भी बैकअप योजना होनी चाहिए। झुन ने दक्ष से कहा, मैं फेल हो सकता हूँ। नहीं, यह संभव नहीं है, यह नए लोगों के लिए चयन परीक्षा है, मैं उनसे भी बदतर नहीं हो सकता। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, यह अच्छी बात है कि तुम में आत्मविश्वास है, लेकिन फिर भी हमेशा एक दूसरा रास्ता होना चाहिए। हर योजना गलत दिशा में जा सकती है। अगर यह एक छोटी सी योजना है तो ठीक है, लेकिन मैं भविष्य की बात कर रहा हूँ। कभी भी अति आत्मविश्वास मत रखो, यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली देवता भी उस अति आत्मविश्वास के कारण गिर गए हैं। जुन ने पूरी गंभीरता से दक्ष से कहा, ओह ठीक है, इस बारे में सोचो। क्या तियाशन इसी तरह गिरा था? क्या उसका अति आत्मविश्वास उसके गिरने का कारण था या कुछ और हुआ था? दक्ष ने जुन से पूछा। दक्ष की बातें सुनकर जुन हैरान रह गई। वह थोड़ी हैरान लग रही थी क्योंकि दक्ष ने अचानक तियाशेन की मौत का विषय उठाया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हें कभी बताया कि वह मर चुका है। जून ने दक्ष को जवाब देने के बजाय अपना हाथ उठाते हुए पूछा, ये स्पष्ट है जिस तरह से तुमने इस समय उसके बारे में बात की है, ये स्पष्ट था कि वह मर चुका है। इसके अलावा अगर वह जीवित होता तो तुम मेरे साथ नहीं होती, तुम अंगूठी के साथ उसकी साथी थी। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वह तुम्हें फेंक दे। मुझे नहीं लगता कि कोई भी तुम्हें दूर भेज सकता है जब तुमने उनकी इतनी मदद की है जैसे तुमने मेरी, और शायद उसकी भी। क्या मैं सही हूँ? वह मर चुका है ना? दक्ष ने असमंजस में पूछा। इसके बारे में मत सोचो, उसके साथ जो कुछ भी हुआ वह पहले ही हो चुका है। उसके जीवन या मृत्यु का इस समय तुमसे कोई लेना देना नहीं है। इतना मत सोचो, तुम्हें जल्द ही इसके बारे में पता चल जाएगा। जुन ने सिर हिलाते हुए कहा। क्योंकि उसने कोई जवाब नहीं दिया, कम से कम मुझे ये तो बताओ कि वह जीवित है या मर चुका है। मुझे और कुछ मत बताओ, मुझे सिर्फ ये सुनिश्चित करने दो कि वह मरा है या नहीं। दक्ष ने जून से कहा। दक्ष ने चलते हुए उसके जवाब का इंतजार किया, लेकिन जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह फिर से पूछने वाला था, लेकिन उसका ध्यान किसी और की ओर गया क्योंकि उसने दूर से एक आदमी को देखा। यह वही बूढ़ा आदमी था जो स्पिरिट वॉरियर कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए पंजीकरण करवा रहा था, लेकिन इस बार दक्ष ने जो देखा उससे वह भौचक्का रह गया। बूढ़ा आदमी किसी व्यक्ति से बात कर रहा था। बूढ़ा आदमी एक अधेड़ उम्र के आदमी से बात कर रहा था और उस आदमी के बगल में एक छोटा लड़का खड़ा था। वह छोटा लड़का कोई और नहीं बल्कि स्पिरिट वॉरियर था जिसने कल ही दक्ष पर हमला करने के लिए अपनी आत्मा का इस्तेमाल किया था। वर्मेन ने उस लड़ाई में हस्तक्षेप किया था और उसने लड़के को थोड़ा दंडित करने के बाद उसे ले लिया। युवा लड़का और अधेड़ उम्र का आदमी एक दूसरे के बगल में खड़े थे। उन्होंने एक जैसे कपड़े पहने थे। क्या ये वही आदमी नहीं है जिसने मुझ पर हमला किया था? वह उस बूढ़े आदमी से क्यों बात कर रहा है और उसके बगल में खड़े आदमी से? क्या वह उस आदमी के कबीले का सदस्य है? दक्ष ने सोचा जब उसने लड़के के बगल में खड़े आदमी पर नजर डाली। मुझे लगता है कि मुझे इस समय उसे अनदेखा कर देना चाहिए। मेरे पास अभी भी कोई साधना नहीं है, मुझे इसमें शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। मुझे अपने कौशल का उपयोग करने के लिए क्यूई की आवश्यकता है और उसके बिना ये कठिन होगा। उसने आ भरते हुए कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दक्ष मुड़ा और जाने लगा, लेकिन तभी रुली नाम के लड़के ने उसे देख लिया। रुली ने अभी पीछे मुड़कर देखा ही था कि उसने देखा कि दक्ष वापस जाने के लिए मुड़ रहा है। तुम कमीने यहीं रुक जाओ, रुली ने जितनी जोर से हो सकता था चिल्लाया। उसकी तेज आवाज ने आसपास मौजूद सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। उसके पिता रू वांग उसके ठीक बगल में खड़े थे। अपने बेटे को देखकर वे अपनी भौं सिकुड़ने से खुद को नहीं रोक पाए। तुम चिल्ला क्यों रहे हो? उसने अपने बेटे से नाराज स्वर में पूछा। पिताजी,
वह बच्चा है, वह दक्ष है, उस गद्दार कमीने का बेटा जिसने कल मुझ पर हमला किया था। उसे सबक सिखाने के लिए मुझे अपनी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा, तभी मास्टर वर्मिन और उसने मुझे सजा दी। रूली ने अपने पिता से कहा। दक्ष ने भी बाकी लोगों की तरह अपने पीछे लड़के की चीख सुनी थी, लेकिन उसने लड़के को नजरअंदाज करके अपने रास्ते पर चलने का फैसला किया। कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए उसका पंजीकरण करवाने वाला बूढ़ा आदमी भी वहां था। ये दिखावा करने का समय नहीं था, दुश्मन शायद उससे ज्यादा ताकतवर थे। बाद में टेलीप का इस्तेमाल करके जाने के बजाय उसने जाने का फैसला किया। वो तो वह गद्दार दानव का बेटा है। दिलचस्प है, मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि वर्मियन ने इस बच्चे के मामलों में हस्तक्षेप क्यों किया। क्या उसे लड़के में कोई दिलचस्पी है? ये जांचना दिलचस्प होगा। आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम उससे बदला क्यों नहीं लेते? पिछली बार तुमने अपनी आत्मा का इस्तेमाल करके एक नश्वर की देखभाल करके रू कबीले के नाम को शर्मिंदा किया था। तुमने वर्मिलियन को हस्तक्षेप करने का बहाना दे दिया। जाओ और अपनी आत्मा का इस्तेमाल किए बिना उस बच्चे को मारो। इस बार अपनी आत्मा का इस्तेमाल मत करो। चलो देखते हैं कि वर्मिन अभी भी हस्तक्षेप करता है या नहीं। रू वांग ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मुझे भी उसे मार देना चाहिए पिताजी? रूली ने अपने पिता से पूछा और वह मुस्कुराए। सबसे पहले उससे आप पर हमला करने के लिए मजबूर करे। अगर नश्वर उन पर हमला करने की हिम्मत करते हैं तो आत्मा योद्धा नश्वर को मार सकते हैं। वर्मियन भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। आगे बढ़ो, तुम्हें पता है कि क्या करना है। रू वांग ने अपनी बाहें मोड़ते हुए कहा। बड़ा आदमी पीछे खड़ा रहा और उसने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ठीक है पिताजी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि बच्चा आज दिन भर जीवित नहीं रहेगा। रूली ने मुस्कुराते हुए कहा। वह दक्ष के पीछे भागने लगा जो उसके बार बार ताने मारने के बावजूद नहीं रुक रहा था। दक्ष सामान्य गति से चल रहा था क्योंकि वह इस जगह से जाना चाहता था ताकि किसी अनावश्यक विवाद में ना पड़ जाए, लेकिन उसे भागना पसंद नहीं था। वह जा रहा था लेकिन वह गरिमा के साथ सहजता से जा रहा था। जब वह दूर जा रहा था और रूली भाग रही थी, रूली किसी तरह उसके पास पहुंचने में सफल रही। तो तुम कमीने, तुमने फिर भी मेरे सामने अपना रवैया दिखाने की हिम्मत की। मर जाओ, रूली ने कहा और उसने दक्ष के सिर के पीछे मुक्का मारा। जैसे ही लड़के का हाथ दक्ष के हाथ को छूने वाला था, दक्ष एक तरफ हट गया। मुट्ठी उसके सिर को छूते हुए सीधे उसके कंधों के ऊपर से निकल गई। उसने उस आदमी का हाथ पकड़ा और उसे नीचे धकेल दिया, ठीक वैसे ही जैसे उसने पहले भी एक अन्य आदमी के साथ किया था जिसने उस पर इसी तरह किया था। दक्ष ने युवक का हाथ इतनी जोर से खींचा कि युवक का हाथ टूट गया और जोरदार दरार की आवाज सभी को सुनाई दी। दरार की उस आवाज के बाद एक चीख निकली। रूली जोर से चिल्लाई क्योंकि उसका हाथ टूट गया था। हर कोई पीछे से हमला क्यों करता है? दक्ष ने उस आदमी का हाथ छोड़ते हुए बड़बड़ा। उसने पीछे मुड़कर उस युवा लड़के को देखा और फिर रूली की छाती पर लात मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया। अब मैं इससे बेहतर तरीके से समझ पाया हूँ। आत्मा योद्धा अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं लेकिन उनके शरीर आमतौर पर कमजोर होते हैं, उन साधकों के विपरीत जो पहले अपने शरीर की साधना करते हैं। आत्मा योद्धा के पास मजबूत शरीर नहीं होता, कम से कम अपनी आत्माओं का उपयोग किए बिना तो नहीं। दक्ष ने जमीन पर लेटी रूली को देखते हुए सोचा, साले तूने मुझ पर पहले हमला किया और मेरा हाथ भी तोड़ दिया। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुझे मार डालूंगा। रूली ने खड़े होते हुए गरजते हुए कहा। उसका दाहिना हाथ टूट गया था लेकिन बायां हाथ अभी भी ठीक था। उसके बाएं हाथ में अचानक एक तलवार प्रकट हो गई। हम एक स्थानिक वस्तु, क्या उसकी उंगली पर वह अंगूठी एक स्थानिक अंगूठी है? दिलचस्प है, वे हमारी स्थानिक अंगूठियों से काफी अलग दिखती है। दक्ष ने सोचा जब उसने पतली हवा से एक तलवार को प्रकट होते देखा। आदमी के हाथ की अनुभूति उसके हाथ की अनुभूति की तुलना में ज्यादा भद्दी लग रही थी। यह अनुभूति उसकी दुनिया में मौजूद स्थानिक छल्लों की तुलना में बहुत कम आलीशान लग रही थी। लड़का दक्ष को काटने के लिए उसकी ओर दौड़ा। मैं राज्य के कानून के अनुसार किसी को भी सार्वजनिक रूप से नहीं मार सकता। इसके अलावा आसपास कई शक्तिशाली लोग हैं। अगर मैं कानून तोड़ता हूं तो मुझ पर आत्मा योद्धाओं और इस आदमी के कबीले द्वारा हमला किया जाएगा और मुझे मार दिया जाएगा। ये बेवकूफ हमेशा मौत की तलाश में रहते हैं, दक्ष ने सोचा और उसने रूली की तलवार को चकमा दिया। मैं तुम्हें साफ साफ बता रहा हूं, अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा दूसरा हाथ भी टूट जाए तो मुझ पर हमला करना बंद करो। उसने रूली को चेतावनी दी लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे रूली पागल हो गई थी। वह कुछ भी नहीं सुन रहा था और पागलों की तरह हमला कर रहा था। आपका छोटा बेटा बहुत अपरिपक्व है, वह पहले ही अपना धैर्य हो चुका है, वह पहले ही हार चुका है। ये बस समय की बात है कि वह कोने में जाकर फंस जाएगा, तभी वह लड़ने के लिए अपनी आत्मा का उपयोग करना शुरू करेगा। उस बुरे व्यक्ति ने जिसने दक्ष को स्पिरिट वॉरियर प्रवेश परीक्षा के लिए पंजीकरण करने में मदद की थी, रू वांग से कहा और उसने आह भरी। हाँ, मेरा ये बेटा वाकई एक बेवकूफ है। जब उसने कहा वर्मिलियन ने बच्चे को मारने की उसकी कोशिश में हस्तक्षेप किया था, मैंने सोचा कि वह एक बेवकूफ है जो अपने स्पिरिट वॉरियर रूप में एक बच्चे को मारने की कोशिश कर रहा है जबकि वह अपनी आत्मा का उपयोग किए बिना भी उसे मार सकता था। मुझे लगता है कि मैं गलत था। ये बेवकूफ अपनी आत्मा
आत्मा का उपयोग किए बिना उसे नहीं मार सकता, वह बहुत निराशाजनक है। अपने बड़े भाई से बिल्कुल अलग रू वांग ने गुस्से में अपने बेटे को घूरते हुए कहा, ये कमीना अगर वह अपनी आत्मा का इस्तेमाल करता है तो वर्मियन के पास हस्तक्षेप करने का बहाना होगा। वह मुझे अगले दिन मेरे बेटे को उसकी चेतावनी के बावजूद वही काम करने देने के लिए डकेगा। ऐसा लगता है कि अगर यह बेवकूफ बच्चे पर हमला करने के लिए अपनी आत्मा का इस्तेमाल करता है तो मुझे खुद हस्तक्षेप करना पड़ेगा। मैं वास्तव में देखना चाहता था कि क्या वर्मिलियन हस्तक्षेप करेगा जब लड़का मरने वाला था और लियर ने कोई कानून नहीं तोड़ा था, लेकिन अब यह मुश्किल लगता है, उसने आह भरते हुए कहा। हाँ, दूसरी ओर यह बहुत आश्चर्यजनक है। डेमन का बेटा वाकई प्रतिभाशाली है। वह एक नश्वर प्राणी है और जहां तक मैं जानता हूं उसे कोई लड़ाई का प्रशिक्षण नहीं मिला है, फिर भी वह बहुत अच्छी तरह से लड़ रहा है। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ भी दिखता। अगर ये 10 साल पहले नहीं हुआ होता तो लड़का अब और भी अधिक ऊंचाइयों पर पहुंच गया होता। बूढ़े व्यक्ति ने आभरते हुए कहा, इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। डेमन एक कमीना आदमी था, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसा करेगा। यह इस बच्चे की गलती है कि वह कचरा उसका पिता था, उसे जो कुछ भी मिल रहा है वह उसके लायक है। आदमी ने भौं सिकुड़ते हुए कहा, क्या तुम सच में हो कि डेमन हमें धोखा देगा? मुझे अभी भी लगता है कि जो हम देख रहे हैं उसमें उससे कहीं अधिक है। बूढ़े आदमी ने रू वांग की ओर देखते हुए कहा, इसमें कुछ भी नहीं है, ये दिन की तरह स्पष्ट है। डेमन ने हमें धोखा दिया और ड्रैगन स्क्वाड के पास भाग गया। वह कमीना हम उसके परिवार को जीने दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास अभी भी मानवता है। उस कमीने के विपरीत रू वांग ने आंखें घुमाते हुए कहा, सच में क्या हमने यही किया? क्या यह इसलिए नहीं था क्योंकि उच्च अधिकारियों को लगा कि डेमन के परिवार को मार देना उसके और उसके परिवार के लिए हल्की सजा होगी? क्या यह इसलिए नहीं था क्योंकि वे परिवार को नागरिकों द्वारा सजा पाते हुए देखना चाहते थे और अपने अस्तित्व के हर पल पर पछताना चाहते थे? साथ ही क्या यह इसलिए नहीं था क्योंकि वे डेमन को फिर से पकड़ने के लिए उसे बहका चाहते थे? क्या यही कारण नहीं था कि उन्होंने वो जेल में रखा और इतने लंबे समय तक प्रताड़ित किया? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, हम वो रू वांग बूढ़े आदमी की बातें सुनकर दंग रह गया। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि बूढ़ा आदमी इरादों को इतनी अच्छी तरह से जानता होगा। उसने सोचा कि सिर्फ वही उच्च अधिकारियों के इरादों का अंदाजा लगा पाया है। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने कल्पना भी नहीं की थी कि बूढ़ा आदमी यह शब्द जोर से बोलेगा, चिंता मत करो, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी और अगर सुनी भी होगी तो वे इस बारे में कुछ कहने की हिम्मत नहीं करेंगे। बूढ़े व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, लगता है आपका बेटा खतरे में है, क्या आप सचमुच उसकी मदद के लिए कुछ नहीं करने जा रहे हैं? बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, ये बच्चा मेरी सारी प्रतिष्ठा नष्ट करने जा रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपने इस कमीने बेटे को किसी नश्वर से बचाने की जरूरत पड़ेगी। इस बेवकूफ ने पूरे रू कबीले की प्रतिष्ठा नष्ट कर दी है। रू वांग ने आह भरते हुए कहा, वह एक कदम आगे बढ़ा लेकिन कुछ और सोचते हुए वह रुक गया। दूसरी बार सोचने पर मेरे इस कमीने बेटे को मर जाने देना ही बेहतर है। उसे अपनी योद्धा आत्मा का उपयोग करने दो और इस धरती के इस बदमाश को मार डालो। उसे जो सजा मिलेगी मैं उसे संभाल लूंगा। अगर लियर ने लड़के को मार डाला तो वर्मियन कुछ भी कर ले तो भी मैं उसकी रक्षा करने में सक्षम होना चाहिए। उसने मदद करने से इनकार करते हुए कहा, उस जगह पर और भी आत्मा योद्धा थे लेकिन उनमें से किसी ने भी दक्ष और रूली के बीच हस्तक्षेप नहीं किया। वे बस लड़ाई को बड़ी दिलचस्पी से देखते रहे। आज जो कुछ भी हुआ उसका अंत दक्ष की मौत से होने वाला था। वे जानते थे कि अगर दक्ष ने रूली को मार दिया तो उसे एक आत्मा योद्धा की हत्या के लिए राज्य द्वारा मौत की सजा दी जाएगी और अगर उसने रूली को नहीं मारा तो वह अपनी योद्धा आत्मा का इस्तेमाल करके दक्ष को मार देगा। वे ये देखने के लिए उत्सुक थे कि इसका अंत कैसे होगा। रूली ने अपनी तलवार से दक्ष पर हमला किया। उसने दक्ष की छाती पर वार किया, अपने शरीर को बगल की तरफ घुमाया, लेकिन इससे पहले कि उसका ब्लेड दक्ष की छाती को छू पाता दक्ष ने अपना चाकू निकाल लिया। उसने भी अपने चाकू से वार किया। रूली को उम्मीद नहीं थी कि दक्ष के पास भी कोई हथियार होगा। उसे उम्मीद थी कि उसकी तलवार दक्ष को चीर देगी, लेकिन उसकी उम्मीदें तब धरी की धरी रह गई जब दक्ष का चाकू उसकी तलवार पर लगा। तलवार उसके हाथ से छूटकर कुछ मीटर दूर जा गिरी। रूली का मुंह खुला का खुला रह गया और वह तलवार के पीछे भागा, लेकिन इससे पहले कि वह उसके पास पहुंच पाता उसकी गर्दन दक्ष ने पकड़ ली। दक्ष ने रूली की गर्दन पकड़ी और उसे पीछे खींचा। उसने रूली को जमीन पर गिरा दिया और फिर अपना घुटना रूली की छाती पर रख दिया। दक्ष ने भी अपना चाकू रूली की गर्दन पर रख दिया। देखो, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, तुम हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती हो। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, कभी मेरे रास्ते में मत आना। अगर मैं चाहता तो तुम्हें 20 बार मार चुका होता। ने रूली को घूरते हुए कहा, तुम कमीने, तुमने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत की? मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, रूली ने रोते हुए कहा और उसने अपनी योद्धा आत्मा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसका शरीर बड़ा होने लगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो, अपनी आत्मा के रूप में जाओ। बस याद रखो कि मेरा चाकू उसी जगह पर है जहाँ वह था। मैं तुम्हारी गर्दन में चाकू नहीं घुस रहा हूँ, लेकिन ये तुम्हारी गर्दन है जो बड़ी हो रही है और मेरे चाकू से टकराने
आने वाली है, जब तुम मरोगे तो मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। दक्ष ने लापरवाही से कहा, क्योंकि उसने पीछे हटने से इनकार कर दिया। इससे पहले उसका चाकू रूली की गर्दन से कुछ इंच की दूरी पर था, जो सीधे उसकी गर्दन की ओर इशारा कर रहा था, लेकिन ये जानबूझकर किया गया था। दक्ष जानता था कि इस बात की अच्छी संभावना थी कि रूली अपनी आत्मा योद्धा शक्ति का उपयोग करेगी, और उसने इसके लिए पहले से ही सावधानी बरती थी। जैसे जैसे रूली का शरीर बड़ा होता गया, उसे लगा कि चाकू उसकी गर्दन में घुस रहा है। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई, लेकिन फिर भी वह तर्कसंगत रूप से सोच सकता था। उसने अपने परिवर्तन को बलपूर्वक नियंत्रित किया, क्योंकि वह जानता था कि अगर वह ऐसा करता रहा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसका शरीर जो बड़ा हो रहा था छोटा होने लगा। लड़का बहुत होशियार है, उसने आपके बेटे को अपना परिवर्तन रोकने के लिए मजबूर किया। हाँ, मुझे याद आ गया, जब डेमन ने आपको उस प्रतियोगिता में बेवकूफ बनाया था। बूढ़े आदमी ने हंसते हुए रूवान से कहा, उस गद्दार का नाम मत लो। उसने उस लड़ाई में धोखा दिया और बाद में उसने हमारे पूरे राज्य को धोखा दिया। धोखा देना उस कमीने के खून में है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसका बेटा भी यही करता है। रूवांग ने नाक भान सिकुड़ते हुए कहा, हाँ, ये दिलचस्प है। वैसे आपके बेटे ने जबरदस्ती अपना परिवर्तन रोक दिया है, इसके कारण उसे बहुत बुरा लगेगा। उसकी आत्मा कमजोर हो जाएगी और उसे दर्द होगा। जब आप घर वापस जाएं तो उसे डेक्सीहर पाउडर से नहलाएं, उससे दर्द से कुछ राहत मिलेगी। बूढ़े व्यक्ति ने रूवांग से कहा। तारांकित रानकन रूली सामान्य हो गया, लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई और उसने खून भी खासा। हाँ, लगता है तुम लड़ने की हालत में नहीं हो, तुम्हें ये पहले ही कर लेना चाहिए था। अगली बार मेरे रास्ते में मत आना, दक्ष ने बुदबुदाते हुए कहा, और वह उठकर जाने लगा। वह भी हैरान था कि यह सब इतनी आसानी से कैसे खत्म हो गया। उसे चिंता थी कि उसके साथ मौजूद अधेड़ उम्र का आदमी उस पर हमला कर देगा। वह किसी भी पल टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करने के लिए तैयार था, लेकिन सब कुछ आसानी से खत्म हो गया। दक्ष आराम से वहां से चला गया, किसी ने उसे नहीं रोका। तरानकन तारक महत का उल्टा है। वह रूह कबीले की प्रतिष्ठा के बारे में नहीं सोचता, लेकिन मैं ऐसा नहीं हो सकता। मैं कबीले का स्वामी हूँ। अगर मैंने भी ऐसा किया और एक नश्वर पर हमला किया जो एक आत्मा योद्धा से निष्पक्ष रूप से लड़ रहा था, तो मेरे रूह कबीले की प्रतिष्ठा बहुत नीचे गिर जाएगी। हालांकि मैं उसे शांतिपूर्ण जीवन नहीं जीने दूंगा। मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं कर सकता, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, रुवा ने गंभीर स्वर में कहा और रूली की ओर चला गया। उसने रूली का हाथ पकड़ा और उसके साथ चला गया। तारक महत का उल्टा मुद्रा में बैठा हुआ था और उसने साधना शुरू कर दी थी। आखिरकार वह समय आ गया था जब वह सुरक्षित रूप से साधना कर सकता था। उसने चुपचाप नामना साधना तकनीक के सूत्र का जाप करना शुरू कर दिया, क्योंकि वह अपने आसपास की क्यूई को महसूस करने की कोशिश कर रहा था। उसकी क्यूई मेरिडियन पहले से ही अनब्लॉक हो चुकी थी, जिससे उसे अपने आसपास की क्यूई का सही अंदाजा लगाने में मदद मिली। उसने प्रत्येक सांस के साथ अपने शरीर के अंदर क्यूई को खींचना शुरू कर दिया। वह अभी तक साधक नहीं था, इसलिए वह अपने शरीर से क्यूई को अवशोषित नहीं कर सकता था, लेकिन वह अपने मुंह से क्यूई को अंदर ले सकता था और इसका उपयोग साधक बनने के लिए कर सकता था। दक्ष ने सोचा कि उसे सफलता पाने में कुछ समय लगेगा, लेकिन जैसे ही उसने नेचुरल क्यूई का दूसरा घूंट लिया, उसे सफलता मिल गई। दक्ष छोटी सी झोपड़ी के ऊपर बैठा था। उसने अभी अभी इस नए शरीर में पहली बार साधना शुरू की थी, लेकिन वह अतीत में की गई साधना के अनुभव से भरा हुआ था। वह जानता था कि प्राकृतिक क्यूई को कैसे अवशोषित किया जाए और इसे अपने शरीर के चारों ओर कैसे प्रसारित किया जाए, ताकि क्यूई के सुदृढ़ीकरण गुण से उसके पूरे शरीर को पोषण मिले। वह अपने शरीर के अंदर क्यूई को संग्रहित नहीं कर सकता था, क्योंकि वह अभी भी आत्मा स्थापना क्षेत्र में नहीं था। एक साधक के जीवन की शुरुआत शरीर शोधन क्षेत्र से हुई, जो केवल शरीर को परिष्कृत करने और उसे मजबूत करने पर केंद्रित था। दक्ष जितनी जल्दी हो सके आत्मा स्थापना क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता था, ताकि वह अपनी क्यूई का उपयोग कर सके, लेकिन वह जानता था कि उसके लिए सिर्फ एक दिन में ऐसा करना असंभव था। आत्मा योद्धा परीक्षा कल थी। उसे दूसरे प्रमुख साधना क्षेत्र में प्रवेश करने की कोई उम्मीद नहीं थी, जो कि आत्मा स्थापना क्षेत्र था। भले ही वह ऐसा नहीं कर सकता था, लेकिन वह परीक्षा के लिए वहां जाने पर जितना संभव हो सके उतना मजबूत होना चाहता था। उसका मानना था कि उसे एक मजबूत शरीर की उतनी ही जरूरत है जितनी कि उसे अपनी कुई की बाकी को संभालने के लिए उसके पास अपने नियम थे, लेकिन जब तक उसका शरीर कमजोर था तब तक उसके इस तीसरे रक्त परीक्षण के दौरान गिरने की संभावना अधिक थी। पर सफलता उसकी अपेक्षा कहीं अधिक तेजी मिली। साधना शुरू करने के कुछ ही मिनटों के भीतर वह प्रथम चरण के शारीरिक शोधन क्षेत्र का साधक बनने में सक्षम हो गया। आखिरकार जब वह साधक बन गया तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह जानता था कि प्रत्येक सफलता के लिए उसे जो समय लगेगा वह उसके साधना क्षेत्र में प्रत्येक वृद्धि के साथ बढ़ सकता है। रानकन 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 रानकन। दक्ष ने शाम और पूरी रात साधना की। अपनी साधना के दौरान वह सिर्फ एक बार रुका और मिलियाई के साथ खाना खाया। खाना खत्म करने और मलियाई को सुला देने के बाद उसने उस आदमी को फिर से छोड़ दिया और चांदनी में साधना शुरू कर दी।
अल्पविराम जैसे ही सूरज दूर क्षितिज पर उगने लगा दक्ष ने अपनी साधना रोक दी। वह रुक गया और छत से नीचे कूद गया। वह झोपड़ी के सामने उतरा और मुस्कुराते हुए अपनी बाहें फैला दी। मेरे शरीर में फिर से कुछ ताकत आ गई है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी साधना इतनी तेज होगी। साधना की सिर्फ एक रात में मैं पहले से ही शरीर शोधन क्षेत्र के 9वें चरण पर हूँ। क्या ये वास्तव में इतना आसान होना चाहिए था? दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने क्या उम्मीद की थी? शरीर शोधन क्षेत्र साधना का सबसे बुनियादी क्षेत्र है। आपके पास एक अच्छा साधना अनुभव भी है, साथ ही वर्तमान शरीर को साधना के लिए आसान बनाया गया है। रक्तर रेखा मंदिर ने आपको एक कठिन साधना दी, लेकिन इसने आपको सफल होने के लिए आवश्यक सभी उपकरण भी दिए जो उसके पास दिखाई दिया। ओ, ये बहुत दिलचस्प है। कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे लगा कि मेरी साधना इतनी तेजी से बढ़ गई। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि रक्तर रेखा मंदिर इतना बुरा नहीं है। इसने मुझे इस परेशान करने वाली जगह पर फेंक दिया, लेकिन इसने कम से कम इसे एक अच्छा शरीर बनाकर मेरा उपकार किया। दक्ष झोपड़ी के अंदर गया और देखा कि मिलिया आराम से सो रही थी। दक्ष ने मिलिया के जागने का इंतजार किया ताकि वह उसके साथ दिन कर सके। माँ, मैं कुछ जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, घर पर ही रहो और कहीं मत जाओ। मैं रात का खाना लेकर वापस आऊंगा। उसने जाने के लिए तैयार होते हुए मलयाई से कहा। मलयाई ने उसे जाने की अनुमति देने से पहले उससे वादा लिया कि वह कोई खतरनाक काम नहीं करेगा। दक्ष ने वादा किया। उसे नहीं पता था कि स्पिरिट वॉरियर कॉलेज प्रवेश परीक्षा कैसी होगी, लेकिन उसे विश्वास था कि यह उसके लिए बहुत खतरनाक नहीं होगी। अल्पविराम उससे वादा करके वह झोपड़ी से बाहर निकला और बड़े कदमों से शहर के केंद्र की ओर चल पड़ा। जब दक्ष जंगल से गुजर रहा था तो वह ये भी सोच रहा था कि रक्तर रेखा मंदिर उसकी किस तरह मदद कर रहा है। उसके विचारों ने उसे अलग अलग विचारों में ला दिया, जहां उसे परीक्षणों के लिए उसके सामने के दरवाजों के बारे में याद आया। अरे जुन, उसने अचानक पुकारा। हाँ, जुन ने पूछा। जब मैं अपनी परीक्षा चुन रहा था तो मेरे सामने एक से ज्यादा दरवाजे थे। तुमने कहा था कि चाहे मैं कोई भी दरवाजा चुनूं, मेरी परीक्षा एक जैसी ही होगी, लेकिन कठिनाई अलग होगी। अगर मैंने दूसरे दरवाजे खोले होते तो मुझे क्या मिलता, और क्या मैंने जो दरवाजा चुना था वह सबसे मुश्किल दरवाजा था? दक्ष ने पूछा और उसने जून की तरफ देखा। क्या तुम सच में जानना चाहती हो कि दूसरे दरवाजों का क्या मतलब है? मैं स्पष्ट कर दूं, तुमने जो दरवाजा चुना था वह सबसे ज्यादा मुश्किल था। अगर तुमने दूसरे दरवाजे चुने होते तो तुम्हारे लिए परीक्षा निश्चित रूप से आसान होती। दूसरे दरवाजों का खुलासा तुम्हें सिर्फ परेशान करेगा, बस उन्हें एक रहस्य ही रहने दो, जून ने दक्ष से कहा। और आह भरी, नहीं, कोई बात नहीं, मैं जानना चाहता हूं कि मैंने क्या मिस किया। दक्ष ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। वह जून की बातों से समझ गया कि यह जानना उसके लिए बुरा होगा। ये जानना हमेशा परेशान करने वाला होता था कि अगर आप थोड़े और भाग्यशाली होते और अगर उसने कोई दूसरा रास्ता चुना होता तो आप बहुत बेहतर जीवन जी सकते थे। वह जानता था कि उसे यह पसंद नहीं आएगा, लेकिन फिर भी वह इसे सुनना चाहता था। वह इसके बारे में अनभिज्ञ नहीं रहना चाहता था। ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगी। मैं उस दरवाजे को छोड़ दूंगी जिसे तुमने चुना था ताकि तुम्हें समझने में आसानी हो। जून ने सिर हिलाते हुए कहा, यदि आपने बाएं ओर से पहला दरवाजा चुना होता तो आपको उस व्यक्ति के बड़े भाई का रूप धारण करने का परीक्षा करना पड़ता जिसे आपने पीटा था। आप रू कबीले के सबसे बड़े बेटे होते, इसलिए आपका शुरुआती बिंदु अलग होता, लेकिन परीक्षण वही होता, अक्ष साम्राज्य का राजा बनने का। जून ने दक्ष से कहा, जिससे उसे थोड़ी खांसी आ गई। उस बदमाश का भाई बनना यह अच्छा रहेगा। मुझे लगता है मैं उसे वैसे ही पीट सकता था जैसे मैंने किया। और वह मुस्कुरा रहा होता। दक्ष ने हंसते हुए कहा, शुरुआती बिंदु भी बेहतर होता। मैं इससे चूक गया, लेकिन इस तरह से परेशानी कम है। फूड चेन होने का दिखावा करना बहुत आसान है, जिसके बारे में एक व्यक्ति को छोड़कर कोई नहीं जानता। उन्होंने आशावादी होते हुए कहा, दूसरे दरवाजे के बारे में क्या? दक्ष ने पूछा। अल्पविराम, यदि आपने दूसरा दरवाजा चुना होता तो आपकी शुरुआत ड्रैगन स्क्वाड लीडर के बेटे के रूप में होती। जून ने दक्ष से कहा, ड्रैगन स्क्वाड? क्या ये शत्रु राज्य में फीनिक्स संगठन के बराबर नहीं है? ये सुनाई राज्य की अग्रणी शक्ति है, ये वहां की ताकत का मुख्य स्तंभ है, ठीक वैसे ही जैसे अक्ष राज्य का फीनिक्स संगठन है। इसलिए ड्रैगन स्क्वाड का नेता फीनिक्स संगठन के वर्मियन के बराबर या उससे भी अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। दक्ष ने अपने चेहरे पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, उसका बेटा होने से मुझे बहुत शक्ति और अधिकार मिलता, यहाँ तक कि रू कबीले का बेटा होने से भी ज्यादा, लेकिन फिर भी परेशानियां उतनी ही होती। सच में मैं दुश्मन राज्य के ड्रैगन स्क्वाड लीडर का बेटा होते हुए अक्ष राज्य का राजा कैसे बन सकता हूँ? उसने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, मेरे पास एकमात्र विकल्प ये था कि मैं युद्ध छिड़ता और उसे जीतता और उम्मीद करता कि सुनाई साम्राज्य के राजा मुझे मेरी उपलब्धियों के पुरस्कार के रूप में अक्ष साम्राज्य दे देंगे। दक्ष ने भौं सिकुड़ते हुए कहा, किसी गंतव्य तक पहुंचने के लिए एक से अधिक तरीके हैं। झुन ने दक्ष की ओर देखते हुए हंसते हुए कहा, हाँ ठीक है, मैं सुनाई साम्राज्य का राजा बनकर ऐसा कर सकता था। अगर मैं ड्रैगन स्क्वाड लीडर का बेटा होता तो मैं अपने पिता को राजा बनाने के लिए राजा के खिलाफ योजना बना सकता था। फिर ड्रैगन स्क्वाड लीडर
लीडर को मारकर खुद राजा बन सकता था। उसके बाद मैं अक्ष के साम्राज्य पर युद्ध की घोषणा कर सकता था और साम्राज्य भी जीत सकता था। यह एक अप्रत्यक्ष तरीका होता, लेकिन ये ज्यादा प्रभावी ढंग से काम करता। दक्ष ने दूसरी संभावना के बारे में सोचते हुए कहा, कुल मिलाकर मुझे लगता है कि ड्रैगन स्क्वाड के सदस्य का बेटा होना एक अच्छा विकल्प होता। दक्ष ने आह भरते हुए कहा, तुमने जो दरवाजा चुना था उसने तुम्हें एक समान कार्य दिया था। तुम्हें फीनिक्स संगठन के नेता का बेटा होना था। ये सिर्फ तुम्हारी बदकिस्मती है कि फीनिक्स संगठन का नेता गायब है और हर कोई अपनी हार के लिए उसे दोषी ठहरा है और उसे एक विश्वासघाती मानता है। जुन ने आंख भरते हुए कहा, सच में डेमन फीनिक्स संगठन का नेता था? मुझे लगा कि वह केवल शीर्ष सदस्य है। तो डेमन के तथाकथित विश्वासघात के बाद वर्मियन फीनिक्स संगठन का नेता बन गया। दिलचस्प है, इस वर्मियन आदमी को निश्चित रूप से डेमन के तथाकथित विश्वासघात से अच्छा लाभ मिला। वह भी संदिग्ध हो सकता है। एकमात्र समस्या यह है कि उसके पास एक बहाना है कि वह उस समय पश्चिम का बचाव कर रहा था। अगर उसने ऐसा किया तो उसने उचित योजना के साथ किया। दक्ष ने इस बारे में और अधिक सोचते हुए आ भरी, तुम्हारे लिए काम बहुत कठिन है। अब तुम कुछ भी नहीं हो, एक संपूर्ण शरीर के साथ भी तुम्हारे लिए ये परीक्षण पूरा करना आसान नहीं होगा। चीजें जितनी दिखती है उससे कहीं अधिक जटिल है। जुन ने दक्ष से कहा, मुझे पता है, आखिरकार मैंने सबसे कठिन रास्ता चुना है। चिंता मत करो, मैं असफल नहीं होऊंगा। मैं अभी तक असफल नहीं हुआ हूं और मुझे भविष्य में भी असफल होने की उम्मीद नहीं है। ये परीक्षण पूरा हो जाएगा और मैं इसे अधिकतम कुछ महीनों के भीतर कर लूंगा। दक्ष ने मुस्कुराते हुए आत्मविश्वास से कहा, वैसे बाकी दरवाजों में क्या था? मुझे बाकी दरवाजों के बारे में बताओ। उसने फिर पूछा, सामान्य स्थिति में अगला द्वार राजत्व प्राप्त करने का सबसे अच्छा मार्ग था, लेकिन इस स्थिति में ये दूसरा सबसे कठिन द्वार था। यदि आपने तीसरा द्वार चुना होता तो आप अक्ष के राजा के सबसे बड़े पुत्र होते। शून्य ने बिना किसी रहस्य के दक्ष से कहा, क्या बकवास है? वह ये सचमुच तीसरे ट्रायल की जीत को चांदी की प्लेट में सौंपने जैसा है। अगर मैं राजा का बेटा होता तो यह इतना आसान होता। बाकी सभी राजकुमारों को मार डालो और फिर राजा को मार डालो, ट्रायल खत्म। जब तुमने कहा कि अगर तुम मुझे बताओगे कि दूसरे दरवाजे किस तरह मदद करते हैं तो मुझे जलन होगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना बुरा होगा। अगर मैंने वह दरवाजा चुना होता तो मैं 2 सप्ताह में ट्रायल खत्म कर सकता था। दक्ष जुन का जवाब सुनकर चौंक गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने ऐसा मौका गवा दिया। तुम मेरी बात समझ नहीं पा रही हो क्या? तुमने नहीं सुना कि यह दूसरा सबसे कठिन परीक्षण द्वार था जिसे तुम सुन सकती थी? क्या तुम यह नहीं सुनना चाहती कि तुमने इसे कितनी जल्दी पूरा किया होगा? इस बारे में अनुमान लगाने से पहले क्यों? जुन ने अपने चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ पूछा, हम इसमें मुश्किल क्या है? मुझे मत बताओ कि वह आदमी भी फीनिक्स संगठन के नेता के बेटे की तरह दुख भरी जिंदगी जी रहा है। दक्ष ने उसे संदेह भरी नजरों से देखते हुए पूछा, कुछ ऐसा ही। राजा का बड़ा बेटा एक उपपत्नी से पैदा हुआ था। इस राज्य में केवल मुख्य पत्नी से पैदा हुए बेटे को ही उत्तराधिकार का अधिकार है। जुन ने दक्ष को बताया, तो क्या हुआ? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं सभी राजकुमारों को मार देता अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं होता तो स्वाभाविक रूप से मुझे ताज मिलता। दक्ष ने आंखें घुमाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल यही हुआ था। जुन ने आंखें घुमाते हुए कहा, क्या मतलब है कि ऐसा ही हुआ था? मुझे मत बताओ कि सबसे बड़े राजकुमार ने अपने भाइयों को मार डाला और वह पांचों से बाहर हो गया। दक्ष ने भौं सिकुड़ते हुए पूछा, क्योंकि वह उसके छिपे हुए अर्थ को समझ गया था। नहीं, सबसे बड़े राजकुमार ने किसी को नहीं मारा, लेकिन उस पर क्राउन प्रिंस को मारने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। राजा ने गुस्से में आकर सबसे बड़े राजकुमार को निर्वासित कर दिया। सबसे बड़ा राजकुमार राज्य के बाहरी इलाके में रहता है, एक सामान्य जनरल की तरह बाहरी इलाकों की रक्षा करता है। जन ने दक्ष को बताया, तो वह भी मर चुका है, वरना अगर मैंने वह दरवाजा चुना होता तो वह भी मर जाता। दक्ष ने पूछा, वह अभी भी जीवित है, लेकिन यदि आपने वह दरवाजा चुना होता तो वह मर चुका होता। आपकी शुरुआत भी ऐसी ही होती, आप उस आदमी की लाश के पास पहुंचते। जून ने समझाया, दिलचस्प। आपके शब्दों से ऐसा लगता है कि ब्लडलाइन मंदिर उनकी मौतों के लिए जिम्मेदार होगा ताकि यह मुकदमा हो। क्या फूचन की मौत इसलिए हुई क्योंकि मैंने वह खास दरवाजा चुना था? दक्ष ने टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हुए जूनम से पूछा, हाँ, ब्लड मंदिर ने सीधे तौर पर घटनाओं में हस्तक्षेप नहीं किया, इसने उस आदमी को मारने के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन आप कह सकते हैं कि फूचेन की मौत में इसका हाथ था। अगर आपने कोई दूसरा दरवाजा चुना होता तो वह जिंदा हो सकता था। जून ने दक्ष से कहा, अल्पविराम, हाँ, तो मैं ही वह कारण हूँ जिसकी वजह से मलयाई ने अपना बेटा खो दिया। अगर मैंने वह दरवाजा नहीं चुना होता तो उसका बेटा जिंदा होता। इसी तरह मैं घोस्ट आइलैंड में मयू के बेटे को भी बचा सकता था, लेकिन मैंने उसे अपने फायदे के लिए मरते हुए देखा ताकि मैं उस स्थिति का फायदा उठा सकूं। मुझे लगता है कि मैं जहां भी जाता हूं हमेशा दूसरों के लिए त्रासदी पैदा करता हूं। दक्ष ने आभ भरते हुए कहा, वह दुखी तो नहीं लग रहा था, लेकिन वह थोड़ा निराश जरूर लग रहा था। वह देख सकता था कि उसके कामों से दूसरों को कितना दर्द हुआ है, लेकिन वह ये भी जानता था कि उसका जीवन सबसे ज्यादा मायने रखता है। एक तरफ वह सोच रहा था कि वह अपने
आसपास के लोगों के जीवन को कैसे बेहतर बना सकता था। दूसरी तरफ वही यह सोच रहा था कि उसे अजनबियों की परवाह क्यों करनी चाहिए, वे बस अनजान लोग थे जिनका उससे कोई लेना देना नहीं था। मुयुन मेरी चाची थी, लेकिन जब मैंने उसके बेटे को मरते देखा तो मुझे ये बात पता नहीं थी। इसके लिए मुझे दोषी नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन अगर मेरे अंदर अजनबियों के साथ जो कुछ भी होता है उसे अनदेखा करने की मानसिकता नहीं होती तो शायद मैं अपने भाई को बचा सकता था। उसने भय सिकुड़ते हुए कहा, इसके बारे में मत सोचो, उस लड़के के तुम्हारे रिश्तेदार होने की संभावना असंभव थी। एक अजनबी को मरते देखना तुम्हारा दोष नहीं था, तुमने उसे मारा भी नहीं। अब यह अतीत हो चुका है, बस इसे भूल जाओ, जुन ने दक्ष से कहा जब वह उसके पास गई और उसके कंधे पर थपथपा आया। चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बस अपने विकल्पों के बारे में सोच रहा था ताकि मैं भविष्य में बेहतर विकल्प चुन सकूं। मुझे पता है कि मैं अजनबियों की परवाह नहीं कर सकता, वैसे भी मुझे उनकी परवाह क्यों करनी चाहिए। ये हमेशा ऐसी स्थिति होती है जहाँ या तो वे या मैं अपना उद्देश्य पूरा करते हैं। मैं अजनबियों के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता, और मैं ये जानता हूँ मैं कुछ चीजों के बारे में सोच रहा था, ये कुछ भी नहीं है। दक्ष ने बड़बड़ा हुए अपना सिर हिलाया और इन विचारों को अपने सिर से निकाल दिया। वैसे तुम इस दुनिया के बारे में इतना कुछ कैसे जानती हो? क्या ब्लडलाइन मंदिर ने तुम्हें इस दुनिया का ज्ञान दिया है? दक्ष ने उलझन में जुन से पूछा। ब्लडलाइन मंदिर ने मुझे इस स्थान के बारे में ज्ञान दिया है जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन मैं केवल इतना ही नहीं जानती। ब्लडलाइन मंदिर से प्राप्त ज्ञान के अलावा मुझे इस स्थान के बारे में कुछ अतिरिक्त ज्ञान भी है। शून्य चेहरे पर आत्मसंतुष्ट भाव के साथ दक्ष को उत्तर दिया, कैसे ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ आ सकती थी? दक्ष ने उलझन में पूछा, क्योंकि उसे आश्चर्य हुआ कि उसे इस बारे में कैसे पता चला। ये दुनिया सील बंद थी, ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह यहाँ आ सकती थी। बेशक मुझे पता है, क्योंकि मैं पहले भी यहाँ आया हूँ, जून ने दक्ष को जवाब दिया और उसकी सभी धारणाएं नष्ट कर दी। यह कैसे संभव है? तुमने जो कहा उसके अनुसार स्वर्गीय सम्राट ने स्वयं इस दुनिया को सील कर दिया है, तुम यहाँ कैसे आ सकती हो? एक मिनट रुको, क्या तुम यहाँ रक्त वंश के स्वामी के साथ आए हो? वह स्वर्गीय सम्राट से अधिक शक्तिशाली होगा क्योंकि उसने चमत्कारी रक्तवर्धक है। दक्ष उसके उत्तर के बारे में उलझन में था, लेकिन वह जल्द ही एक संभावित उत्तर पर पहुंच गया जो समझ में आता था। जुन ने उसकी ओर देखा और अपना सिर हिलाकर उसकी धारणा को अस्वीकार कर दिया। नहीं, मैं तिया सेन के साथ यहाँ आए हूँ, उसने कहा। उसके साथ तो उसका भी वही ब्लडलाइन ट्रायल था। ये बात समझ में आती है, वह बहुत ताकतवर था, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसने तीसरा ट्रायल पास ना किया हो। क्या उसका ट्रायल भी मेरे जैसा ही था? उसने किस राज्य पर शासन किया था? दक्ष ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। हाँ नहीं, उसे इस दुनिया से संबंधित कोई रक्त रेखा परीक्षण नहीं मिला। जुन ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, उसे इस दुनिया में आने के लिए कोई रास्ता नहीं मिला। तुम उसके साथ यहाँ कैसे आए? मुझे मत बताओ कि उसने इस दुनिया में आने के लिए स्वर्ग के शासक की बाधा को तोड़ दिया। दक्ष ने उसे आश्चर्य से देखा, क्योंकि उसने उसकी बात पर विश्वास करने से इनकार कर दिया था। उसने अवरोध नहीं तोड़ा, नहीं तो यहाँ चीजें बहुत अलग होती और नया स्वर्गीय सम्राट हमारा पीछा करता, लेकिन वह यहाँ आया। जहाँ तक वह यहाँ कैसे आया यह अभी महत्वपूर्ण नहीं है। वैसे भी अब मुझसे बात करना बंद करो, लोग तुम्हें पागलों की तरह देख रहे हैं। जुन ने दक्ष को याद दिलाया। दक्ष ने बगल से देखा और देखा कि कुछ लोग उसकी ओर देख रहे थे, से बातें कर रहे थे। वे जून को नहीं देख पा रहे थे, इसलिए उन सभी को लगा कि दक्ष खुद से इस तरह बात कर रहा था जैसे वह पागल हो। हाँ, हम शहर के घनी आबादी वाले इलाके में हैं, आप ये रहस्य अपने पास ही रख सकते हैं, उन्होंने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसने उससे बात करना बंद कर दिया और सेंट्रल प्लाजा की ओर चलना जारी रखा। कुछ मिनट चलने के बाद वह शहर के केंद्र में पहुंच गया। शहर के मध्य क्षेत्र में बैरिकेड लगे हुए थे और हजारों लोग बैरिकेड के चारों ओर खड़े थे। बीच में एक रास्ता छोड़ा गया था जहां गार्डों ने सभी प्रतिभागियों के पास की जांच करने के लिए एक लाइन बनाई थी, फिर उन्हें अंदर जाने दिया गया। दक्ष ने देखा कि कुछ युवा लोग उस रास्ते से बैरिकेड के अंदर जा रहे थे। उनके हाथ में वही कागज था जो पुराने रजिस्ट्रार ने दक्ष को दिया था। वह गार्डों के पास गया और उन्हें कागज दिखाया। पहरेदार ने असमंजस से उसकी ओर देखा। यहाँ क्या हो रहा है? उस गद्दार के बेटे को भी इस परीक्षा में भाग लेने की अनुमति है क्या? जिस व्यक्ति ने उसे फॉर्म दिया था उसने उसका चेहरा भी नहीं देखा। हम इस कमीने बेटे को इसमें प्रवेश करने और भाग लेने नहीं दे सकते, वह हमारे पवित्र चयन परीक्षणों को गंदा कर देगा। पेपर की जाँच करने वाले गार्ड ने घृणा से दक्ष को देखा और नागभान सकोरी ने उसकी बातें सुनी और भों सिकोल ली। यह बेवकूफ, अगर मैं गद्दार का बेटा हूं तो इसका क्या लेना देना है? अगर मुझे कानूनी अनुमति मिल गई है तो मुझे भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। ये बेवकूफ गार्ड अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर रहा है। दक्ष ने मुस्कुराते हुए सोचा। दूसरे गार्ड भी इस बात पर सहमत हो गए। वे सभी चाहते थे कि दक्ष चला जाए। केवल एक गार्ड था जो कुछ नहीं बोल रहा था। वह लाल बालों वाला गार्ड था जो यहाँ सबसे ताकतवर दिख रहा था। हालांकि उसका शरीर इतना भारी नहीं था, लेकिन उसकी आभा से दक्ष को लग रहा था कि वह गार्डों में सबसे ताकतवर है। इस शहर में लगभग हर कोई जानता है कि यह आदमी कौन है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी उसे रजिस्टर करने में मदद करेगा। मुझे देखना है कि उसे स्पिरिट वॉरियर प्रवेश परीक्षा में भाग लेने की अनुमति किसने दी? लाल बालों वाले गार्ड ने दूसरे गार्ड के हाथ से पेपर लेते हुए कहा। उसने कागज पढ़ा और उस व्यक्ति का हस्ताक्षर देखा जिसने कागज जारी किया था। जैसे ही उसने कागज पर नाम देखा उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये कागज मास्टर मिंग ने जारी किया था। यह अगर उन्होंने ये दिया तो इस आदमी को अस्वीकार करना मास्टर मिंग के अधिकार का अनादर करने जैसा होगा।
लाल बालों वाले लड़के ने भौं सिकुड़ते हुए कहा, क्या मास्टर मिंग, वह किसी को पंजीकरण फॉर्म क्यों देगा? इसका कोई मतलब नहीं है। वह रिटा स्पिरिट वॉरियर कॉलेज का एल्डा है। वह कॉलेज राज्य के शीर्ष 3 स्पिरिट वॉरियर कॉलेजों में से एक है। इसका कोई मतलब नहीं है, अन्य गार्डों ने कहा और उन्हें पसीना आने लगा। क्या वह बूढ़ा आदमी इतना बड़ा आदमी था? मुझे उसमें कोई क्यूई महसूस नहीं हुई। वह भी एक आत्मा योद्धा होना चाहिए। एक आत्मा योद्धा की दीवार की ताकत का पता लगाना बहुत मुश्किल है। सभी ड्रैगन भीड़ की तरह छिप सकते हैं और मुझे पता लगाने का कोई तरीका नहीं है, दक्ष ने आह भरते हुए कहा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि एक साधारण आदमी जो नए शिष्यों के लिए पंजीकरण कर रहा था एक वास्तविक एल्ड होगा। उनके हाव भाव से तो ऐसा लग रहा था कि उसे वहां नहीं होना चाहिए था। उसने सोचा, क्या यह नकली हो सकता है? ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे एल्ड मिन वास्तव में पंजीकरण फॉर्म लेकर घूम रहे हो। भले ही वह इसे लेकर घूम रहे हो, लेकिन वह इस कमीने बेटे को पंजीकरण कराने में मदद नहीं करेंगे। एक गार्ड ने सवाल उठाया और उसने दक्ष को संदेह से देखा। क्या आप मुझ पर धोखाधड़ी का आरोप लगा रहे हैं? दक्ष ने उस गार्ड से पूछा जिसने ये सुझाव दिया था। बेशक, तुम्हारे जैसे कमीने को ये कागज कैसे मिल सकता है? तुमने धोखा दिया। वापस जाओ और अपने गलत कामों पर विचार करो, गार्ड ने दक्ष से कहा और वह हंसने लगा। हाँ, ठीक है मास्टर मिंग, तुम जैसे बेकार आदमी को कभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं देंगे। वह एक उच्च गुरु है जो आसमान में रहता है जहां हम जैसे मनुष्य नहीं पहुंच सकते। उसका नाम झूठ बोलना बंद करो, एक अन्य गार्ड ने आंखें घुमाते हुए कहा। दक्ष ने उनकी बातें सुनकर आह भरी। वह सोच रहा था कि क्या उसे अंदर घुस जाना चाहिए या उस आदमी को ढूंढना चाहिए जिसने उसे रजिस्टर करने में मदद की थी, या फिर उसे वहां से निकल जाना चाहिए। ये सब जानकारी प्राप्त करने के बारे में था। ऐसा नहीं था कि उसे वास्तव में स्पिरिट वॉरियर कॉलेज में प्रवेश पाने की आवश्यकता थी, लेकिन वह फिर भी प्रवेश करना चाहता था क्योंकि वह जानता था कि उसके शरीर में वे गुण हैं जो एक स्पिरिट वॉरियर बनने के लिए आवश्यक है। वह जितना संभव हो सके उतना सीखना चाहता था कि वह कैसे उस स्पिरिट क्रिएचर शक्ति को जागृत कर सकता है जिसके लिए उसका शरीर बनाया गया था। आप सभी मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। जब हंस रहे थे और दक्ष का मजाक उड़ा रहे थे तो उन्होंने कुछ दूरी से एक गहरी आवाज आती सुनी। पूरे इलाके में बहुत शोर था, फिर भी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। दक्ष ने भी वह आवाज सुनी और पीछे मुड़कर देखा। जैसे ही उसने पीछे देखा उसका माथा और भी तन गया। उसने देखा कि बूढ़ा आदमी उसकी दिशा में चल रहा है। ये वही आदमी था जिसने उसे यह रूप दिया था, लेकिन उसकी आंखों में एक स्पष्ट चमक थी। पहले दक्ष ने उसके व्यवहार से यह मान लिया था कि वह अंधा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वह आदमी बिल्कुल भी अंधा नहीं था। वह ये सोचे बिना नहीं रह सका कि बूढ़ा आदमी ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा था। साथ ही गार्ड के अनुसार वह आदमी बहुत ऊंचे पद पर था। जब दक्ष वहां गया तो वह पंजीकरण करवाने के लिए वहां क्यों था? साथ ही वह रू कबीले के उस अधेड़ व्यक्ति के साथ क्यों था जो रूली के साथ था? आखिर यह बूढ़ा आदमी क्या सोच रहा था? क्या वह भी उसके खिलाफ साजिश कर रहा था? दक्ष के पास कई सवाल थे लेकिन वह उन्हें पूछ नहीं पाया। मास्टर मिंग, हमारा यह मतलब नहीं था। बात बस इतनी थी कि यह कमीना, ये बच्चा कह रहा था कि उसे यह रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपसे मिला है। हमें ये संदिग्ध लगा और हम उसके बारे में पूछताछ कर रहे थे। हमारा ये कहकर आपका मान करने का कोई इरादा नहीं था कि हम आपको जानते हैं। गार्ड ने बूढ़े व्यक्ति से माफी मांगी। क्या आपको लगता है कि कोई मेरा नाम नकली बनाने की हिम्मत करेगा? यह असली है। मैंने उस बच्चे को वह फॉर्म दिया था, उसे जाने दो और ट्रायल में हिस्सा लेने दो, बूढ़े व्यक्ति ने गार्डों से कहा। मास्टर मिंग की बातें सुनने के बाद पहरेदार की हिम्मत नहीं हुई कि वे और देर करें। ये लो छोटे दोस्त, तुम अंदर आ सकते हो। उन्होंने दक्ष को वापस दे दिया और उसे अंदर आने को कहा। दक्ष अंदर नहीं गया और उसने केवल बूढ़े आदमी को देखा। चिंता मत करो, अंदर जाओ, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा, बूढ़े आदमी ने दक्ष से कहा और उसे अंदर आने का इशारा किया। दक्ष को एहसास हुआ कि बूढ़ा आदमी इस समय अंदर नहीं आना चाहता था। या तो वह दक्ष के साथ अंदर नहीं जाना चाहता था या वह बाहर किसी का इंतजार कर रहा था। किसी भी तरह से वह जानता था कि वह बूढ़े आदमी को मजबूर नहीं कर सकता था। वह वापस मुड़ा और बैरिकेडिंग के अंदर घुस गया। जैसे ही दक्ष अंदर दाखिल हुआ उसने देखा कि हजारों लोगों की भीड़ बैरिकेडिंग के बाहर से उसे देख रही थी। अरे, क्या ये देशद्रोही का बेटा नहीं है? वह वहां क्या कर रहा है? सुरक्षाकर्मी क्या कर रहे हैं? क्या वे किसी को भी कहीं घुसने देते हैं? वह आदमी यहाँ क्यों है? यह इस राज्य के युवा प्रतिभाशाली लोगों के लिए जगह है जो विश्व में आध्यात्मिक योद्धा बनेंगे और हमारे राज्य की रक्षा करेंगे। यह उस गद्दार के बेटे के लिए कोई जगह नहीं है जिसने चंद सांसारिक संपत्ति के लिए हमारे राज्य की गरिमा को बेच दिया। उसे बाहर फेंक दो, उसे बाहर फेंक दो। गद्दार, गद्दार। अचानक हर व्यक्ति लंबी चेन को बाहर फेंकने के लिए नारे लगाने लगा। चारों ओर गद्दार का नारा भी गूंजने लगा। दक्ष ने सभी को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़कर उन सैकड़ों युवाओं के साथ खड़ा हो गया जो स्पिरिट वॉरियर कॉलेज प्रवेश परीक्षा में भाग लेने के लिए पंजीकृत थे। तुम कड़कचरा हो क्या? तुमने नारे नहीं सुने? निकल जाओ यहाँ से। दक्ष के पास एक छोटा लड़का खड़ा था। वह इस शहर से नहीं था, वह राज्य के भीतर एक दूर के शहर से आया था, इसलिए
इसलिए उसने दक्ष को पहले नहीं देखा था, लेकिन उसने दक्ष और उसके पिता के बारे में सुना था। लोगों के जयकारों से उसे पता चल गया था कि दक्ष कौन है। वह दक्ष को घृणा से देख रहा था। दक्ष ने उस आदमी को बिना किसी भावना के सहजता से देखा। क्या आप राजा है? उसने युवक से पूछा। नहीं, आदमी ने अपना सिर हिलाया। ओह, तो क्या आप इस परीक्षण के लिए जिम्मेदार एल्डर है? दक्ष ने फिर पूछा। नहीं, मैं नहीं हूँ। आदमी ने फिर अपना सिर हिलाया। तो फिर तुम कौन होते हो जो मुझे बाहर जाने के लिए कह रहे हो? मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ। अगर मुझे यहाँ रहने की अनुमति है तो इसी तरह तुम्हें भी यहाँ रहने की अनुमति नहीं है। मेरे लिए एक उदाहरण स्थापित करो और इस जगह से बाहर निकल जाओ, मैं भी तुम्हारे पीछे आ सकता हूँ। दक्ष ने उस आदमी से कहा जैसे वह उसकी ओर देख रहा हो। तुम युवक को अपना चेहरा जलता हुआ महसूस हुआ जब उसने दक्ष के अपमानजनक शब्द सुने। क्या तुम अगर बोल नहीं सकते तो मत बोलो। अगर तुम अपना मुंह नहीं खोलोगे तो लोग तुम्हें बेवकूफ नहीं समझेंगे। तुम्हें उस सलाह को मानना चाहिए। दक्ष ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, हाँ, इस गद्दार के बेटे का रवैया वाकई बहुत बढ़िया है। इस कमीने का रवैया हम ईमानदार लोगों से भी ज्यादा है। जब दक्ष एक व्यक्ति से बात कर रहा था तो एक अन्य व्यक्ति ने भी बात में हस्तक्षेप किया। न केवल रवैया बल्कि मेरे पास तुमसे कहीं अधिक चीजें हैं, तुम उन्हें बहुत जल्द देख पाओगे। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुम हमें क्या दिखा सकते हो? एकमात्र चीज जो तुम जानते हो वह है अपने राज्य को धोखा देना, जो तुम्हें तुम्हारे पिता द्वारा सिखाया जाना चाहिए था। तुम हमें ये दिखाना चाहते हो। क्षमा करें, लेकिन हमें ये सीखने में कोई दिलचस्पी नहीं है कि हमें खिलाने वाले राज्य को कैसे धोखा दिया जाए। हम अपने राज्य को बचाना चाहते हैं। तुम्हारे उस बेशर्म कमीने पिता के विपरीत एक और आदमी ने दक्ष का मजाक आना शुरू कर दिया। तुम्हें खुश होना चाहिए कि हम परीक्षण स्थल पर है और हमें लड़ने की अनुमति नहीं है, अन्यथा मैं आज रात तुम्हारी सारी हड्डियां तोड़ देता। ये घटिया बच्चा सोचता है कि वह प्रतिष्ठित आत्मा योद्धाओं की श्रेणी में शामिल हो सकता है। हाँ, उसके पिता ने जो किया उसके बाद मुझे यकीन है कि जैसे ही एल्डर्स उसका चेहरा देखेंगे उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। एक के बाद एक अधिक से अधिक युवा चिल्लाते रहे। स दक्ष का अपमान करने की फिराक में थे। भीड़ दक्ष को बाहर निकालने के लिए नारे भी लगा रही थी। वे बिल्कुल भी नहीं रोके। मौन पूरा मैदान शोर से भर गया जो काफी देर तक चलता रहा। फिर एक शब्द ने उन्हें चुप करा दिया। सबने ऊपर देखा तो आसमान में एक आदमी दिखाई दिया। वह एक सुंदर आदमी था। उसकी पीठ के पीछे दो पंख थे जो सिंदूर की तरह सुंदर लग रहे थे। फीनिक्स स्क्वाड लीडर बमिल, यह मास्टर मिलियन है। वह कभी भी स्पिरिट वॉरियर प्रवेश परीक्षा में शामिल नहीं होता। वह यहाँ क्यों है? सभी लोग चौंक गए जब उन्होंने बमिल को आसमान में उड़ते देखा। हालांकि वे चिल्ला रहे थे लेकिन उन्होंने अपनी आवाज कम रखी ताकि बमिल को बिलियन ने कहा, उन्हें कॉलेज प्रवेश परीक्षा में भाग लेने की कानूनी अनुमति है, इसलिए मैं किसी भी प्रतिभागी को बाहर निकालने के बारे में और चिल्लाना नहीं चाहता। जो लोग मेरी चेतावनी के बाद भी गड़बड़ी करते पाए गए उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी, उन्होंने घोषणा की। और फिर वे बनाए गए अखाड़े के बीच में बने मंच की ओर उड़ गए। वहां कुछ सीटें रखी गई थी। वह बीच की सीट पर बैठ गए। वर्मियन आज जज है। दक्ष ने भव सिकुड़ते हुए सोचा। वर्मियन उसके पिता को फंसाने में उसका मुख्य संदिग्ध था और वही व्यक्ति इस परीक्षा के लिए जिम्मेदार होने वाला था। वह सोचे बिना नहीं रह सका कि क्या वर्मियन कुछ अपरंपर करने जा रहा है। किसी भी तरह आज ये स्पष्ट हो जाएगा कि डेमन के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए बमिल जिम्मेदार था या नहीं। अगर वह बिना किसी कारण के मेरे पीछे पड़ा तो वह डेमन और मुझसे नफरत करता था और वह वास्तव में जिम्मेदार हो सकता है। उसके खिलाफ योजना बनाने के लिए वह डेमन से नफरत करता होगा या वह नेतृत्व की स्थिति के लिए लालची था। अगर वह वास्तव में जिम्मेदार था तो वह निश्चित रूप से मेरे प्रति राजा नहीं होगा। दूसरी ओर अगर वह तटस्थ है तो संभावना है कि वह वास्तव में निर्दोष है। दक्ष ने सोचा क्योंकि वह परीक्षण शुरू होने का इंतजार कर रहा था। मास्टर वर्मिलियन यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या वे किसी स्पिरिट वॉरियर कॉलेज से जुड़े हुए नहीं हैं? इसके अलावा वे पहले कभी भी चयन ट्रेल्स में नहीं दिखे हैं। इस बार वह मुख्य अतिथि हो सकते हैं, ये भी एक संभावना है। हाँ ठीक है, मैंने तो इसके बारे में सोचा भी नहीं था। यही तो होगा। जब अन्य प्रतिभागी आपस में बात कर रहे थे तो दक्ष ने उनकी बातचीत सुनी और स्थिति को बेहतर ढंग से समझा, जिससे उसे वमलिनिज कुछ और मिनटों के बाद दो और लोग अखाड़े के अंदर उड़े और वर्मियन के पास उतरे। दक्ष ने उन दो लोगों में से एक को पहचान लिया। ये वही बूढ़ा आदमी था जिसने उसे प्रवेश परीक्षा के लिए रजिस्टर करने में मदद की थी। उसके बगल में एक और बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसने वही कपड़े पहने हुए थे। वे रिटा स्पिरिट वॉरियर कॉलेज से मास्टर मिंग और मास्टर म्यू है। ये तीन प्रमुख स्पिरिट वॉरियर कॉलेजों में से एक है। जो लोग उनके द्वारा चुने जाते हैं उनका आगे का जीवन बहुत बढ़िया होगा। उनकी स्पिरिट वॉरियर यात्रा अधिक सुखद होगी। प्रतिभागियों में से एक ने कहा जब उसने दोनों बुजुर्गों को अखाड़े में प्रवेश करते देखा, मैं तीन महान कॉलेजों में से किसी एक में चुना जाना चाहता हूं, मेरा प्यार तय हो जाएगा। दूसरे लड़के ने कहा और उसने उत्साही नजर से बड़ों की ओर देखा। तीन महान कॉलेज, ये दिलचस्प है। दक्ष ने बुदबुदाते हुए बूढ़े आदमी और उसके हाथ में पंजीकरण के कागजात पर नजर डाली। वह थंडर कॉलेज से एल्डर्स आ रहे हैं। इन खूबसूरत बादलों को देखो। मैंने सुना है कि यह थंडर कॉलेज की कलाकृति है। यह बादल का आकार ले सकता है और उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचा सकता है। कितनी अद्भुत कलाकृति है, एक लड़के ने कहा जब उसने सुंदर बादल को अखाड़े के ऊपर उड़ते हुए और मंच के पास धीरे धीरे उतरते हुए देखा। क्या अद्भुत कलाकृति है। मुझे मास्टर बमिल की उड़ान अधिक पसंद है, इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, एक लड़की ने कहा और अपनी आंखें घुमाकर बमिल की ओर देखा जो एक गर्वित योद्धा की तरह केंद्रीय सीट पर बैठा था। बादल धीरे धीरे जमीन पर उतरा। इससे पहले कि
कि दो लोग बादल से नीचे उतरते बादल ने अपना आकार बदलना शुरू कर दिया और एक स्कार्फ का आकार ले लिया जो बादल से नीचे उतरे लोगों में से एक के गले में लिपटा हुआ था। दोनों लोग मंच की ओर चले गए और बमिल के बाएं ओर बैठ गए। थंडर कॉलेज ने मास्टर लिन और मास्टर गु को भेजा। यह अप्रत्याशित था। मुझे लगा कि आपको इन चीजों में आना पसंद नहीं है, बमिल ने अपने चेहरे पर उत्सुकता भरी नजर से पूछा। हाँ, हम इस बार भी नहीं आ रहे थे, लेकिन आज हमने सुना कि आपने अचानक भाग लेने का फैसला किया है। हम उत्सुक थे, इसलिए हमने खुद ही देखने का फैसला किया कि आज के चयन में क्या दिलचस्प है। मास्टर लिन ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, तो तुम मेरे बाद आए। मुझे कहना चाहिए मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। सच कहूँ तो जब मैंने इस कार्यक्रम के बारे में सुना तो मैं ऊब गया था। यहाँ कुछ समय बिताना और हमारे स्पिरिट वॉरियर्स सिलेक्शन की अगली पीढ़ी को देखना दिलचस्प लगा। बमिल ने थंडर स्पिरिट कॉलेज के बुजुर्गों की ओर देखते हुए कहा। तभी मास्टर मिंग ने मुझे परीक्षा में अतिथि बनाने का सुझाव दिया और मैंने स्वीकार कर लिया। इसके अलावा और कोई कारण नहीं है। मुझे लगता है कि इस बार तुमने अपनी यात्रा व्यर्थ कर दी। उसने आगे कहा, ओह, हमारी चिंता मत करो। हमारे फीनिक्स संगठन के नेता से मिलना निश्चित रूप से हमारी यात्रा के लायक है। इसके अलावा हम आपके साथ परीक्षा भी देख सकते हैं। थंडर स्पिरिट कॉलेज के एल्डरिन ने मुस्कुराते हुए कहा। जबकि भीड़ धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रही थी, विभिन्न स्पिरिट वॉरियर कॉलेजों से अधिक एल्डर आते रहे और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करते रहे। लगभग हर स्पिरिट वॉरियर कॉलेज यहाँ है। ट्रायल जल्द ही शुरू होना चाहिए। दक्ष के पास खड़े प्रतिभागियों में से एक ने बड़बड़ाया। केवल सिल्वर स्पिरिट कॉलेज अभी तक यहाँ नहीं आया है। सिल्वर स्पिरिट कॉलेज, थंडर स्पिरिट कॉलेज और रिटा स्पिरिट कॉलेज के अलावा 3 प्रमुख कॉलेजों में से एक है। केवल उनके एल्डर्स अभी तक नहीं आए हैं। उनके यहाँ आने पर परीक्षण शुरू हो जाना चाहिए। पास में खड़े एक अन्य प्रतिभागी ने जवाब दिया। जहाँ लोग उत्सुकता से परीक्षा शुरू होने का इंतजार कर रहे थे, वहीं मंच पर बैठे लोग भी दूर क्षितिज की ओर देखकर किसी के आने का इंतजार कर रहे थे। वे बहुत आलसी है। लगभग सभी लोग यहाँ हैं, केवल वही देर से आए हैं। रिटा स्पिरिट कॉलेज के एल्डमिंग ने आह भरते हुए कहा। थंडर स्पिरिट कॉलेज के एल्डरिन ने नाक भांसी खोलते हुए कहा, वे हमेशा देर से आते हैं। वे समय की पाबंदी कब सीखेंगे? सिल्वर स्पिरिट कॉलेज को वास्तव में प्रवेश करना बहुत पसंद है। वे हमेशा सबसे आखिर में आते हैं, जिससे सबकी नजरें उन पर टकी होती है। अब वे आ रहे हैं। बमिल ने आसमान की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। आसमान काले बादलों से ढक गया और अंधेरा छाने लगा। दक्ष और बाकी लोगों ने भी आसमान की ओर देख जो अचानक काले बादलों से ढक गया था। बादल गरजने लगे। गड़गड़ाहट की आवाज कानों को बहरा कर देने वाली थी। वे लोग बहुत दिखावटी है। बमिल ने आकाश की ओर देखते हुए हंसते हुए कहा। अचानक एक बहुत बड़ा बिजली का गोला जमीन के बीच में गिरा। पूरा इलाका चकाचौंध करने वाली रोशनी से भर गया। जैसे ही रोशनी गायब हुई, सभी ने देखा कि वहां 2 लोग खड़े थे। उनमें से एक अधेड़ उम्र का आदमी था जो 40 साल का लग रहा था, जबकि दूसरी महिला 20 साल की लग रही थी। उसकी खूबसूरत आंखें और सुडौल शरीर ने वहां मौजूद सभी लोगों की निगाहें अपनी ओर खींच ली। जहां लड़के उसकी खूबसूरत काया के लिए वासना भरी आंखों से उसे देख रहे थे, वहीं लड़कियां उसे ईर्ष्या भरी निगाहों से देख रही थी। यहाँ तक कि मंच पर बैठे कुछ बुजुर्ग भी उसकी खूबसूरत जट जैसी त्वचा को देखकर अपनी निगाहें इधर उधर भटकने से नहीं रोक सके। मंच पर केवल कुछ ही लोग थे जो अप्रभावित लग रहे थे, जिनमें एल्डमिंग और वर्मियन भी शामिल थे। मंच पर मौजूद लोगों में से दक्ष को छोड़कर कोई भी व्यक्ति अपनी निगाहों पर नियंत्रण नहीं रख सका। दक्ष ने केवल एक पल के लिए उन पुरुषों और महिलाओं की तरफ देखा और फिर अपनी नजर वापस वमय पर घुमा ली। उसे सुंदरता से ज्यादा वर्मियन की चिंता थी। लड़की ने देखा कि दक्ष उसकी ओर नहीं देख रहा है, जिससे वह नाराज हो गई। दिलचस्प है, एक व्यक्ति है जिसने मेरी तरफ नहीं देखा। मुझे उम्मीद थी कि एल्डर्स खुद को नियंत्रित करने में सक्षम होंगे, लेकिन एक नश्वर भी ऐसा करने में सक्षम था। वाकई बहुत दिलचस्प है। आखिर यह आदमी कौन है? लड़की ने सोचा और उसने दक्ष को देखते हुए अपने होंठ चाटे। जैसे ही दोनों लोग मैदान के बीच में दिखाई दिए, आकाश के ऊपर के काले बादल गायब हो गए। लिंग, चलो, लड़की के पीछे खड़े अधेड़ उम्र के आदमी ने युवा लड़की से कहा और मंच की ओर मुड़ गया। लिया ने एक बार फिर दक्ष पर ध्यान से नजर डाली, फिर वह भी पलटी और मंच की ओर जाने लगी। दोनों मंच पर चढ़े और सिंदूर का अभिवादन किया। लिया और एल्डा, आप निश्चित रूप से जानते हैं कि कैसे प्रवेश करना है, बमिल ने मुस्कुराते हुए कहा जब उसने मंच पर नए आगंतुकों का स्वागत किया। हाँ मास्टर बमिल, आपने निश्चित रूप से मजाक कर रहे हैं। बात बस इतनी है कि हम जिस तरीके से यहाँ पहुँचते हैं वह बहुत बढ़िया है। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। सिल्वर स्पिरिट कॉलेज के एल्डर ने मुस्कुराते हुए कहा, हम तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम हमेशा देर से आते हो, बस दिखावा करने का मौका पाने के लिए। ये कहना गलत नहीं होगा कि तुम इस दिखावे के हुनर का बखूबी इस्तेमाल करते हो। रिटा स्पिरिट कॉलेज के एल्डम्यू ने आंखें घुमाते हुए कहा, यदि आपने अभिवादन समाप्त कर लिया है तो कृपया बैठ जाए। हम पहले ही देर कर चुके हैं, हमें परीक्षा भी शुरू करनी है। मैं चाहता हूँ कि यह जल्दी खत्म हो जाए। आप जितनी देर करेंगे हमें उतनी ही देर होगी। थंडर स्पिरिट कॉलेज के एल्डर ने लड़कियों को जल्दी बैठने
उठने का इशारा करते हुए कहा, तरानकन तरानकन तरानकन। तारान्कित हो गया। सभी बुजुर्ग बैठ गए और परीक्षा शुरू करने की तैयारी करने लगे। रीटा स्पिरिट कॉलेज के इल्मिंग ने खड़े होकर सभी प्रतिभागियों को देखा। वह वही व्यक्ति था जिसने दक्ष को रजिस्टर करने में मदद की थी। सब लोग, मैं रीटा स्पिरिट वॉरियर कॉलेज से इल्मिंग हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह विभिन्न स्पिरिट वॉरियर कॉलेजों के लिए चयन परीक्षा होगी और इस बार रीटा स्पिरिट वॉरियर कॉलेज इसे आयोजित कर रहा है। चूंकि आप में से कुछ लोग नियमों से अनजान हो सकते हैं, इसलिए मैं उन्हें एक बार फिर से स्पष्ट करूंगा। यह आखिरी बार होगा, इसलिए ध्यान से सुनो। इल्मिंग ने इतनी ऊंची आवाज में कहा कि वहां मौजूद हर कोई उसे सुन पा रहा था। आप सभी को कुछ परीक्षणों से गुजरना होगा और आपका चयन उक्त परीक्षणों में आपके प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। यहाँ अक्ष साम्राज्य के लगभग सभी स्पिरिट वॉरियर कॉलेजों से बुजुर्ग मौजूद हैं। आपके लिए सभी परीक्षण समाप्त होने के बाद आपको उनके बुजुर्गों से संबंधित स्पिरिट वॉरियर कॉलेजों में शामिल होने के प्रस्ताव प्राप्त होंगे। यदि आप किसी भी स्पिरिट वॉरियर कॉलेज द्वारा चुने जाते हैं तो आप उसके सदस्य बन जाएंगे। यदि आपको एक से अधिक स्पिरिट वॉरियर कॉलेज से ऑफर प्राप्त होते हैं तो यह आप पर निर्भर होगा कि आप अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप सर्वोत्तम स्पिरिट वॉरियर कॉलेज का चयन करें। इसके विपरीत, यदि आपको चयन के लिए कोई प्रस्ताव नहीं मिला तो आपको खाली हाथ घर जाना होगा। इसीलिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें और सुनिश्चित करें कि आप आज अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। इसके अलावा आज हमारे पास एक विशेष अतिथि भी है, फीनिक्स संगठन के नेता और हमारे राज्य के बहादुर रक्षक मास्टर वर्मिलियन। चूंकि वे यहाँ है, इसलिए वे भी आप में से एक व्यक्ति का चयन करेंगे। हम सभी बुजुर्गों ने कुछ तय किया है, जिस व्यक्ति को वह चुनेगा उसे किसी भी स्पिरिट वॉरियर को कॉलेज में शामिल होने का अधिकार होगा, भले ही वह व्यक्ति उसकी पसंद के स्पिरिट वॉरियर कॉलेज द्वारा न चुना गया हो। इसलिए मास्टर वर्मिलियन करें कि आप क्या कर सकते हैं। जो लोग उनका पक्ष जीतेंगे उन्हें किसी भी स्पिरिट वॉरियर कॉलेज में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। एल्डर मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। इस घोषणा पर अन्य सभी बुजुर्गों ने भी अपना सिर हिलाया। आज हर कोई अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने और मास्टर बमिल का पक्ष जीतने के लिए उत्साहित था। केवल दक्षी भोसी को रहा था, उसे अभी भी नहीं पता था कि बमिल उसका दोस्त है या दुश्मन। फिर भी उसने अपना सर्वश्रेष्ठ देने का फैसला किया। वह तीनों प्रमुख कॉलेजों में से किसी में भी शामिल नहीं होना चाहता था। वह स्पिरिट वॉरियर कॉलेज में शामिल होना चाहता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह सबसे कमजोर था या नहीं। उसे आगे की योजना बनाने के लिए स्पिरिट वॉरियर्स के बारे में ज्ञान की जरूरत थी। उसे स्पिरिट वॉरियर कॉलेज में शामिल होने के लिए बस एक प्रस्ताव की जरूरत थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह किस रैंक या ताकत का है। ठीक है, आपको बस इतना ही जानना था। सभी को परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं, एल्डर मिंग ने बैठते हुए कहा। कुछ सेकंड बाद एक व्यक्ति हाथ में क्रिस्टल बॉल लेकर मैदान के बीचों बीच आया। कुछ और लोग एक मेज लेकर आगे बढ़े और मेज उस व्यक्ति के सामने रख दी। आदमी ने क्रिस्टल बॉल मेज पर रख दी और पीछे खड़ा हो गया। ठीक है दोस्तों, मैं मवान हूँ। मैं रीटा स्पिरिट कॉलेज का स्पिरिट वॉरियर हूँ और अगर आप में से कोई रीटा स्पिरिट कॉलेज में शामिल होता है तो मैं आपका सीनियर भाई बनूंगा। परीक्षा का पहला भाग में ही संचालित करूंगा। उस आदमी ने प्रतिभागियों को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कान तभी गायब हुई जब उसकी नजर दक्ष पर पड़ी। वह जानता था कि वह किसी प्रतिभागी से नफरत दिखाने के लिए कुछ नहीं कर सकता क्योंकि एल्डर उसे देख रहे थे। वह फिर से मुस्कुराने लगा, हालांकि अब उसकी मुस्कान नकली थी। वैसे भी जो क्रिस्टल बॉल आप अपने सामने देख रहे हैं वह आपके परीक्षण का पहला भाग है। जो इस परीक्षा में पास हो जाएंगे वे अगले भाग में चले जाएंगे, जबकि जो असफल हो जाएंगे उन्हें छोड़ना पड़ेगा। म्यू वान ने अपने सामने रखी गेंद पर नजर डालते हुए कहा। मेरे सामने जो गेंद है उसे स्पिरिट वॉचर कहते हैं। ये कुछ ऐसा है जो हमें बताता है कि क्या आपके भविष्य में स्पिरिट वॉरियर बनने की क्षमता है या नहीं। अब मुझे यकीन है कि आपको बताया गया होगा कि परीक्षा में भाग लेने के लिए आपको स्पिरिट वॉरियर होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि यह स्पिरिट वॉरियर कॉलेज की परीक्षा है। हम उन नश्वर लोगों को नहीं ले सकते जिनके पास भविष्य में स्पिरिट वॉरियर बनने की कोई उम्मीद नहीं है। भले ही आप अभी स्पिरिट वॉरियर ना हो, लेकिन जब तक आप में निकट भविष्य में स्पिरिट वॉरियर बनने की क्षमता है आप इस परीक्षा में सफल होंगे। एक एक करके आगे आए और गेंद पर अपना हाथ रखें। अगर यह सफेद रंग से चमकती है तो आपको स्पिरिट वॉरियर बनने की कोई उम्मीद नहीं है। अगर यह हरे रंग से चमकती है तो आप में क्षमता है और आप इस परीक्षा में सफल होंगे। मवान ने मुस्कुराते हुए कहा। मवान ने प्रतिभागियों की ओर देखा था और उस व्यक्ति का चयन किया जिससे वह परीक्षण शुरू करने जा रहा था। ठीक है, एक एक करके आगे आओ, अब देर मत करो, हम तुमसे शुरू करेंगे। उसने एक लड़की को चुनते हुए कहा। लड़की आगे आए और उसने गेंद पर अपना हाथ रखा। क्रिस्टल बॉल चमकने लगी। दुर्भाग्य से यह सफेद रोशनी में चमक रही थी। तुम एक आत्मा योद्धा बनने के लिए नहीं बनी हो, तुम्हें एक साधक या कुछ और बनने की कोशिश करनी चाहिए। तुम जा सकती हो। म्यू वान ने भाव शून्य चेहरे के साथ लड़की से कहा। म्यू वान को देखते ही लड़की का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन वह जानती थी कि वह कुछ नहीं कर सकती। हालांकि उसकी आंखों में आंसू थे, फिर भी वह पीछे मुड़ी और अखाड़े से बाहर चली गई। अगली बारी तुम्हारी है। म्यू वान ने भीड़ में एक और लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा। दूसरी लड़की आगे आए और उसने गेंद पर हाथ रखा, लेकिन वह भी असफल रही। उसे भी जाने को कहा गया। म्यू वान ने तीसरे व्यक्ति को चुना जो आश्चर्यजनक रूप से एक अन्य लड़की थी। वह आदमी एक के बाद एक लड़कियां चुनता रहा। उसने करीब 20 लड़कियां चुनी थी और उनमें से सिर्फ 5 में ही स्पिरिट वॉरियर बनने की क्षमता थी। बाकी 15 लड़कियों को वापस भेज दिया गया। ये
लड़का, ऐसा लगता है कि इसने लेडीज फर्स्ट वाक्यांश को कुछ ज्यादा ही गंभीरता से ले लिया है, दक्ष ने सोचा जब उसने मवान को एक के बाद एक लड़कियों को चुनते देखा। हालांकि वह आगे खड़ा था लेकिन मवान ने उसकी तरफ देखा तक नहीं था। दोस्तों, ऐसा लगता है कि वह एक विकृत व्यक्ति है, वह केवल लड़कियों को देखता है, किसी ने जोर से कहा। हालांकि आवाज तेज थी क्योंकि वे भीड़ में थे, इसलिए किसी को नहीं पता चला कि यह किसने कहा, लेकिन इसे सुनते ही सभी हंसने लगे। मवान ने उन लोगों की ओर देखा और उसका चेहरा लाल हो गया। परीक्षाओं के गंभीर और शांत माहौल को खराब करने की हिम्मत कौन कर सकता है? म्यूवान ने उन पर कड़ी नजर डालते हुए कहा। सबने एक दूसरे की ओर देखा लेकिन किसी ने भी उस व्यक्ति का नाम नहीं बताया जिसने यह बात कही थी। अचानक भीड़ में से एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति की ओर इशारा किया। वरिष्ठ म्यू, मुझे लगता है कि इस आदमी ने ये कहा है। उस आदमी ने दक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा। ये सही है, ये वही व्यक्ति था जिसने ये कहा था। पहले व्यक्ति के बाद दूसरे व्यक्ति ने भी अपनी उंगली दक्ष की ओर उठाई। वह परीक्षाओं को गंभीरता से नहीं ले रहा है क्योंकि वह जानता है कि उसका चयन नहीं होने वाला है, वह हमारी चयन प्रक्रिया का मजाक उड़ा रहा है। सीनियर म्यू, आपको सचमुच इस आदमी को बाहर निकाल देना चाहिए। एक के बाद एक सभी लोगों ने दक्ष की ओर उंगलियां उठानी शुरू कर दी। दक्ष जानता था कि वे क्या करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। वह जानता था कि उसकी कहीं कोई भी बात मायने नहीं रखेगी क्योंकि वह किसी भी कारण से जनता का दुश्मन था। इसके अलावा ये भी स्पष्ट था कि लोग उस पर, जिसे देशद्रोही का बेटा कहा जाता था, विश्वास करने की अपेक्षा भीड़ पर अधिक विश्वास करने वाले थे। तुम कमीने, तुमने इस परीक्षा को इतने हल्के में लेने की हिम्मत, तुम्हें भगवान की प्रशंसा करनी चाहिए कि तुम्हें परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी गई। भले ही तुम्हारे पिता ने हमें धोखा देकर हमारे राज्य की प्रतिष्ठा को नष्ट कर दिया हो, लेकिन आभारी होने के बजाय तुम मेरा और हमारी चयन प्रक्रिया का मजाक उड़ाने की हिम्मत कर रहे हो। म्यूवान ने दक्ष को डांटा। दक्ष ने एल्डर्स की तरफ देखा, ये सोचकर कि क्या कोई कुछ कहने वाला है। ये स्पष्ट था कि एल्ड को पता होगा कि वास्तव में ये किसने कहा था और उसे दोषी ठहराया जा रहा था, लेकिन जैसा कि उसने उम्मीद की थी, एल्डर्स वहां आराम से बैठे थे, कुछ भी नहीं बोल रहे थे। केवल सिल्वर स्पिरिट कॉलेज की महिला एल्डर को ही सिंदूर के साथ फुसफुसाना तरानकन तारानगर का बेटा कहा जाता था। क्या वह वास्तव में उस आदमी का बेटा है? क्या वह वही आदमी है जिसे सब दक्ष कहते हैं? एल्डिया ने वर्मिलियन से पूछा। हाँ, वह डेमन का बेटा है, वर्मिलियन ने सहजता से उत्तर दिया। और दिलचस्प है, मुझे याद है कि मैं पहले डेमन से मिली थी, वह आदमी भी तुम्हारे जैसा ही सख्त था। लगभग हर आदमी मुझे वासना भरी नजरों से देखता है, यहाँ तक कि जो लोग मेरी तरफ उस तरह से नहीं देखते उनकी नजरें भी मुझ में दिलचस्पी की होती है। मैं पहले सिर्फ 2 लोगों से मिली हूँ जिनकी आंखों में मुझे देखते समय कोई अशुद्ध नहीं होती। एल्ड ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, और वे 2 लोग कौन है? बमिल ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ पूछा। उनमें से एक दानव था और दूसरा तुम हो। हालांकि आज ऐसा लग रहा था कि मैं उसी तरह की पवित्र आंखों वाले व्यक्ति से मिली हूं। मैं सोच रही थी कि यह आदमी कौन है, तो वह दानव का बेटा है। ऐसा लगता है कि उसका व्यक्तित्व उस आदमी जैसा ही है। एल्ड ने अपने होंठ चाटते हुए कहा। एक ही व्यक्तित्व से तुम्हारा मतलब यह है कि अगर उसे कभी मौका मिला तो वह हमें भी धोखा देगा? सिंदूर ने चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ पूछा। हाँ, हो सकता है वह अपने पिता जैसा ही हो सकता है या वह अलग भी हो सकता है। यह जरूरी नहीं है कि एक बेटा अपने पिता जैसा ही हो। अगर वह डेमन जितना प्रतिभाशाली है और उसे अच्छी शिक्षा मिलती है तो वह हमारे राज्य के लिए एक अच्छी संपत्ति हो सकता है। आप फीनिक्स संगठन के नेता हैं, वह भविष्य में एक संभावित सदस्य हो सकता है, उस पर नजर रखें। एल्डलिया ने हंसते हुए कहा। मैं उसे कभी भी फीनिक्स संगठन में शामिल नहीं होने दूंगा। अतीत में जो कुछ हुआ उसके बाद तो बिल्कुल नहीं। बमिल ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। हाँ, ये सही विकल्प है, उसे फीनिक्स संगठन में शामिल होने की अनुमति क्यों दी जा चाहिए? ये हमारा सुरक्षा स्तंभ है, हमारा राज्य वही गलती नहीं दोहरा सकता और बेटे से एक और विश्वासघात नहीं पा सकता। डेमन के खून में कोई वफादारी नहीं थी, उसके बेटे का भी वही खून है, इसलिए उसके पास भी कोई वफादारी नहीं होगी। ये तहत थंडर स्पिरिट कॉलेज के एल्डबुयू ने बमिल से कहे गए शब्दों को सुनते ही कहा। तारांकित खड़ा होकर मवान की डांट सुन रहा था। मैंने कुछ नहीं कहा, मेरी आवाज बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। ये स्पष्ट है कि वह मैं नहीं था, दक्ष ने अंततः जवाब दिया जब उसने म्यूवान की आंखों में देखा। तुम सोचते हो कि मैं मूर्ख हूँ या बाकी सब मूर्ख हैं? दूसरों के झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है, ये स्पष्ट रूप से तुम थे। माफी मांगो और स्वीकार करो कि तुमने ये किया है, तुम्हें माफ कर दिया जाएगा, वान ने दक्ष से कहा, क्योंकि उसने मेरी बात पर विश्वास करने से इनकार कर दिया था। दक्ष शांत रहने की कोशिश कर रहा था लेकिन जब उसने मवान की आरोप लगाने वाली आवाज सुनी तो वह क्रोधित हो गया। वह जानता था कि मवान क्या करने की कोशिश कर रहा था। जब उसने पहली बार मवान को देखा था तो उसने उसके चेहरे पर अजीब भाव देखा था। ये स्पष्ट था कि मवान भी उससे नफरत करता था और वह इसका इस्तेमाल दक्ष का अपमान करने के लिए कर रहा था। ये देखकर दक्ष ने खुद को रोकना बंद कर दिया। हाँ, उनके झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है। क्या
तुम सच में नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? मैं उस व्यक्ति का बेटा हूँ जिससे ये लोग नफरत करते हैं। मैं वह व्यक्ति हूँ जिसे वे मरना चाहते हैं लेकिन वे मार नहीं सकते। मैं वह व्यक्ति हूँ जिसके बारे में वे परीक्षा शुरू होने से पहले ही परीक्षा स्थल से बाहर निकालने के लिए नारे लगा रहे थे। अगर तुम अभी भी नहीं जानते कि मेरे बारे में झूठ बोलने के उनके पास क्या कारण हो सकते हैं तो मैंने वास्तव में रिटा स्पिरिट वॉरियर कॉलेज की शिक्षाओं को ज्यादा महत्व दिया है। उसने मवान से ऐसे कहा जैसे वह किसी ऐसे बच्चे से बात कर रहा हो जो उसकी बातें मुश्किल से समझ पा रहा हो। उस जगह पर मौजूद लगभग सभी लोग हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि दक्ष ने 3 प्रमुख स्पिरिट वॉरियर कॉलेजों में से एक की स्पिरिट वॉरियर से किस तरह बात की। उसने रिटा स्पिरिट वॉरियर कॉलेज की शिक्षाओं का भी अपमान किया। लगभग कोई भी यह विश्वास नहीं कर पाया कि दक्ष ने वास्तव में ऐसा किया था। हे मुझे ये लड़का पसंद है। वो वेरिटाइगा है कि आपके कॉलेज के एक वरिष्ठ सदस्य को एक सामान्य व्यक्ति द्वारा शब्दों की लड़ाई में हराया जा रहा है। सिल्वर स्पिरिट कॉलेज की एल्डलिया ने रिटा स्पिरिट कॉलेज के एल्डर्स की ओर देखते हुए कहा। रिटा अस कॉलेज के एडमिन ज्यादा शांत देखे जैसे कि उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया हो। वास्तव में ऐसा लग रहा था कि वे मुस्कुरा रहे थे। दूसरी ओर वेरिटास कॉलेज के एल्डमू नाराज दिखे लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। बमिल ने भी कुछ नहीं कहा। वह बस दक्ष को बड़ी दिलचस्पी से देखता रहा। डेमन भी उतना ही जंगली था। उसे अधिकार की परवाह नहीं थी और नहीं ही इस बात की कि उसके सामने कौन खड़ा है। मुझे लगता है कि इस जंगली आत्मा ने ही उसे इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद की थी कि उसका नाम ही दुश्मनों को डराने के लिए काफी था। मिलिन ने अतीत को याद करते हुए कहा, हाँ, अधिकार के प्रति इस तरह का अनादर इस बात की पहली निशानी होनी चाहिए थी कि उस व्यक्ति को अपने राज्य और राजा की परवाह नहीं थी। अगर उसे राजा के अधिकार की परवाह होती तो वह राज्य के साथ विश्वासघात नहीं करता। जैसा बाप वैसा बेटा। पिता ने अधिकार का सम्मान नहीं किया और अब बेटा भी नहीं करता। वेरिटास कॉलेज के एल्डम्यू ने नाराज स्वर में कहा। वह मंच पर जाकर दक्ष को उसके आत्मा योद्धा कॉलेज का मजाक उड़ाने के लिए पीटना चाहता था लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि अगर वह अन्य बुजुर्गों के सामने ऐसा करता तो इससे उसका नाम बदनाम होता। मवान का दक्ष ने मजाक उड़ाया। एक ऐसा इंसान जिसे वह कचरे से भी कमतर समझता था। उस गद्दार का बेटा जिससे वह नफरत करता था। साथ ही न केवल उसका मजाक उड़ाया गया बल्कि एक तरह से उसे पूरे वेरिटास कॉलेज की प्रतिष्ठा को गिराने का दोषी ठहराया गया। वह पहले से ही जानता था कि ये दक्ष ने नहीं कहा था। वह ये भी जानता था कि एल्डर्स भी यही जानते थे लेकिन फिर भी उसने दक्ष को सबक सिखाने के लिए इस स्थिति का उपयोग करने की कोशिश की, यह नहीं जानते हुए कि के बदले में उसे ही नुकसान उठाना पड़ेगा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने दक्ष को घूर कर देखा। तुम अपने आप को क्या समझते हो? मेरी खिल्ली उड़ाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? म्यू-वन गुस्से में डरा। मैंने तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाया, दक्ष ने मासूमियत से अपना हाथ उठाते हुए कहा। म्यू-वन और भी अधिक क्रोधित हुआ जब उसने देखा कि दक्ष अनभिज्ञता दिखा रहा है लेकिन वह कुछ हद तक खुश भी था क्योंकि इसका मतलब था कि दक्ष वास्तव में अपनी सजा से डर गया था। जैसे ही वह सोच रहा था कि दक्ष से कैसे निपटा जाए उसने सुना कि दक्ष ने अपना बयान जारी रखा। इसके बजाय मैंने उस व्यक्ति का मजाक उड़ाया जो वेरिटास कॉलेज का स्पिरिट वॉरियर होने का दावा करता था और फिर भी एक मासूम और उस व्यक्ति के बीच अंतर नहीं कर सका जिसने वास्तव में उसे एक विकृत व्यक्ति कहा था। वह व्यक्ति आप नहीं हो सकते हैं ना, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम अब यहाँ से चले जाओ। तुम एक बेशर्म व्यक्ति हो। तुम अपने बड़ों का अनादर करते हो। तुम्हें परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं है। म्यू-वन ने दक्ष से कहा। दक्ष ने उसकी बातें सुनी लेकिन उसे बुरा नहीं लगा। वह स्पिरिट वॉरियर कॉलेजों में शामिल होना चाहता था ताकि उनके बारे में जान सके लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि जब वह कुछ नहीं करता तो वह इसके लिए बिस्तर पर चला जाता। उसे विश्वास था कि साधक स्पिरिट वॉरियर्स जितने ही शक्तिशाली होते हैं अगर उससे ज्यादा नहीं, ये सिर्फ इतना था कि ये दुनिया ज्यादा आत्मिक योद्धा उन्मुख थी और चूंकि यह एक ऐसी दुनिया थी जिसे लंबे समय से सील कर दिया गया था इसलिए इस दुनिया के साधना कौशल शायद ज्यादा कच्चे और कम गुणवत्ता वाले थे। आज उसने जो देखा उसके लिए यही एकमात्र स्पष्टीकरण था। आज जब दक्ष परीक्षा देने आ रहा था तो उसने इस आयोजन के पहरेदार को देखा। वे साधक थे, चूंकि वे इस महत्वपूर्ण परीक्षा के पहरेदार थे इसलिए ये स्पष्ट था कि वे सभ्य साधक होंगे जिनका कुछ उच्च स्थान होगा कम से कम इस दुनिया के साधकों के बीच। लेकिन दक्ष ने देखा कि उनकी साधना अस्थिर थी। यह स्पष्ट था कि उनकी साधना कौशल निम्नतम स्तर की और अपूर्ण थी। वह इसे पहले भी देख सकता था लेकिन चूंकि वह पूरी रात साधना करने के बाद एक साधक बन गया था इसलिए वह अब इसे स्पष्ट रूप देख पा रहा था। उसने जो देखा उससे उसे एहसास हुआ कि जब लड़ाई की बात आती है तो उसकी दुनिया का 5वां चरण का बॉडी रिफाइनेशन को आसानी से हरा सकता है। उसे एहसास हो गया था कि इस दुनिया के साधकों को निम्न दर्जे का क्यों माना जाता है। अगर उनमें इस दुनिया के साधकों जैसी ही ताकत होती तो उसे लगता कि स्थिति अलग हो सकती थी। इस बात का एहसास होने के बाद दक्ष को समझ में आ गया था कि वह बिना आत्मा योद्धा बने भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। जहां तक स्पिरिट वॉरियर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने की बात है तो वह भी आसान था। उसे बस इन कॉलेजों से एक स्पिरिट वॉरियर का अपहरण करना था और रहस्य उगलवाने था। जब उसके पास अपने कौशल का उपयोग करने के लिए पर्याप्त साधना हो जाएगी तो उसने पहले ही मन बना लिया था कि वह किस आत्मा योद्धा का अपहरण करेगा। अल्पविराम जैसे ही मोहवान ने उसे जाने के लिए कहा, दक्ष ने जाने की तैयारी कर ली थी लेकिन वह हरे हुए की तरह नहीं जाना चाहता था। वह जाने से पहले एक बार फिर मवान का मजाक उड़ाना चाहता था और इसीलिए
इसलिए वह तुरंत नहीं गया। उसने म्यू वान से कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता उसने किसी अन्य व्यक्ति की आवाज सुनी। बस काफी है, ये किसी बुजुर्ग की आवाज लग रही थी। दक्ष ने उस आवाज को पहचान लिया, यह एल्डरमैन की आवाज थी। वह वही व्यक्ति था जिसने उसे रजिस्टर करने में मदद की थी। हम जानते हैं कि उसने पहले तो आपसे मजाक में ये शब्द नहीं कहे थे, उस पर झूठा आरोप लगाया गया था। आजकल किसी पर भी झूठा आरोप लगाना आसान है और जब तक पर्याप्त लोग ऐसा कहते हैं लोग उस पर विश्वास कर लेते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, इल्मिंग ने सख्त लहजे में कहा। इल्मिंग की बातें सुनकर वर्मिलियन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसे समझ में आ गया कि वह किस ओर इशारा कर रहा था। वह जानता था कि इल्मिंग दक्ष को बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे ताकि डेमन के साथ जो हुआ उसके बारे में बात कर सके। वह बस मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। जहां तक उस व्यक्ति की बात है जिसने वास्तव में ऐसा किया, हम सभी जानते हैं कि वह कौन है। मुझे यकीन है कि वह व्यक्ति भी जानता होगा कि उसने गलत किया है। इस बात को बढ़ा चढ़ाकर बताने से कोई लाभ नहीं है, बस जांच जारी रखें और जो हुआ उसे भूल जाएं, इल्मिंग ने आगे कहा। ठीक है। इल्मिंग मवान ने अपना सिर हिलाया और उसके माथे पर पसीना आ गया। जब उसने देखा कि दक्ष के साथ उसकी शुरुआती बातचीत के बाद सभी एल्डर्स चुपचाप बैठे हैं तो उसने सोचा कि वे इससे ठीक है और वे दक्ष से भी नफरत करते हैं। हालांकि इल्मिंग के शब्दों को सुनकर वह पसीना बहाए बिना नहीं रह सका। ये स्पष्ट था कि इल्मिंग आज जो कुछ भी कर रहे थे उससे खुश थे। तो ये तुमने पहले नहीं कहा था? ऐसा लगता है कि मैंने गलती की है, फिर भी उसके बाद तुमने मुझसे जिस तरह से बात की वह एक सभ्य शिष्य का तरीका नहीं था। अपने व्यवहार और स्वभाव को सुधारने की कोशिश करो और ऐसा दोबारा मत करो। तुम यहाँ रह सकते हो और परीक्षा में भाग ले सकते हो, युवान ने दक्ष से कहा और उसने उसे एक मजबूर मुस्कान के साथ देखा। ठीक है, हम पहले ही बहुत समय बर्बाद कर चुके हैं, चलो अब जल्दी करते हैं। अगला व्यक्ति आगे आओ, उन्होंने आगे कहा और एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए उसे परीक्षण के लिए बुलाया। जैसे जैसे परीक्षण आगे बढ़ा अधिक से अधिक लोग गिरते गए। सफलता की दर वास्तव में बहुत कम थी। 1000 से ज्यादा लोगों का परिचय किया गया और उनमें से केवल 100 लोगों के पास ही स्पिरिट वॉरियर बनने की उच्च संभावना थी। दक्ष की अभी भी परीक्षा नहीं हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मुवान जानबूझकर दक्ष को अंत तक रोके रख रहा था ताकि वह सस्पेंस में शुरू हो। कोई जितनी अधिक तत्परता से किसी चीज का इंतजार करता है असफलता उतनी ही बुरी लगती है। सामान्य समझ के अनुसार किसी व्यक्ति के आध्यात्मिक योद्धा होने की संभावना अधिक होती है यदि उसके पिता और माता दोनों आध्यात्मिक योद्धा हो। अल्पविराम अगर माता पिता में से कोई एक ही आत्मा योद्धा था तो बच्चे के आत्मा योद्धा बनने की संभावना 20% से भी कम थी। चूंकि दक्ष की माँ एक नश्वर प्राणी थी इसलिए सभी जानते थे कि उसके पिता की तरह आत्मा योद्धा बनने की संभावना बहुत कम थी। भले ही दक्ष के पिता इस राज्य के सबसे शक्तिशाली आत्मा योद्धाओं में से एक थे, लेकिन दक्ष के उनके जैसा होने की संभावना कम थी। म्यूवान को ये पता था और उसे लगा कि दक्ष की असफलता निश्चित थी। जैसे जैसे हर सेकंड बीतता गया परीक्षण न किए गए लोगों की संख्या घटती गई और केवल एक व्यक्ति ही बचा। दक्ष एकमात्र व्यक्ति था जिसका परीक्षण नहीं किया गया था। तुम आगे आओ, अब तुम्हारी बारी है, म्यूवान ने दक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा। दक्ष आगे आया। अब आधे से ज्यादा बुजुर्गों ने दक्ष को ध्यान से देखा था। हालांकि इस बात की पूरी संभावना थी कि दक्ष असफल होने वाला था, फिर भी वे इसे ध्यान से देखना चाहते थे। आखिरकार दक्ष डेमन का बेटा था, वे उसे असफल होते देखना चाहते थे ताकि उन्हें संतुष्टि का एहसास हो कि डेमन का बेटा एक कचरा था। बाकी आधे बुजुर्गों को इसकी कोई परवाह नहीं थी, केवल इल्मिंगेल दिया और बमिल ही दक्ष को अलग तरह की दिलचस्पी से देख रहे थे। अपना हाथ गेंद पर रखो, म्यूवान ने दक्ष से कहा। दक्ष ने अपना बायां हाथ बॉल पर रखा। जैसे ही उसका हाथ क्रिस्टल बॉल पर पड़ा क्रिस्टल बॉल चमकने लगी। वह बस यही वह कैसे संभव है? सभी बुजुर्ग आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने गेंद पर दिखाई देने वाला रंग देखा। यहाँ तक कि बमिल भी क्रिस्टल बॉल को देखकर भौचक्का रह गया। यहाँ तक कि दक्ष भी हैरान रह गया। वह समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है क्योंकि उसने ने सामने क्रिस्टल बॉल देखी थी। गेंद का रंग चमकीला सफेद दिख रहा था, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं था, ये हरा रंग भी दिखा रहा था। ये हरे और सफेद के बीच बदलता रहता था। हरा रंग दर्शाता था कि वह स्पिरिट वॉरियर हो सकता है, जबकि सफेद रंग दर्शाता था कि वह स्पिरिट वॉरियर नहीं हो सकता। आखिर हो क्या रहा है? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। यहाँ तक कि स्पिरिट जजमेंट क्रिस्टल भी अपनी क्षमता के बारे में झन्मे है। एक पल में ये दिखाता है कि वह एक स्पिरिट योद्धा हो सकता है और दूसरे पल में ये दिखाता है कि वह एक नहीं हो सकता। ये कैसे संभव है? ये या तो एक है या दूसरा, ये दोनों नहीं हो सकता। एल्डरबू ने उलझन में बड़बड़ा। मैंने भी इसे पहली बार देखा है, ऐसा संभव नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि यह स्पिरिट जजमेंट क्रिस्टल अचानक से खराब हो गया है। वर्मियन ने अपनी राय दी। यही होना चाहिए, ये सही है, ये स्पिरिट क्रिस्टल खराब है। हाँ, एक पल के लिए तो मैं डर गया। सभी बुजुर्गों ने सिर हिलाकर वर्मियन की धारणा से सहमति जताई। एक और आत्मा निर्णय क्रिस्टल लाओ, इल्मिंग ने म्यूवान से कहा कि वह दक्ष का परीक्षण करने के लिए एक नया क्रिस्टल लाए क्योंकि वह भी वर्मियन के
सिद्धांत पर विश्वास करता था। म्यू-वन ने अपने लोगों को इशारा किया कि वे एक के बजाय 2 नई क्रिस्टल गेंदें लेकर आए ताकि यह सुनिश्चित हो सके। कुछ सेकंड बाद 2 लोग 2 समान क्रिस्टल बॉल लेकर अखाड़े में आए। उन्होंने बॉल को टेबल पर रख दिया और पुरानी स्पिरिट जजमेंट बॉल लेकर चले गए। पहले अपना हाथ इस पर रखो, म्यू-वन ने पहली दीवार की ओर इशारा करते हुए दक्ष से कहा। दक्ष ने क्रिस्टल बॉल पर अपना हाथ रखा और उम्मीद की कि यह फिर से खराब ना हो, लेकिन फिर वही हुआ। क्रिस्टल बॉल सफेद और हरे रंग के बीच स्विच करने लगी और एक सेकंड के लिए भी नहीं रोकी। एल्डर्स एक बार फिर चौंक गए और म्यू-वन भी वही बात फिर से हो रही थी। एल्डर्स के कुछ कहने का इंतजार किए बिना म्यू-वन ने दक्ष से कहा कि वह अपना हाथ दूसरी गेंद पर रखे। दक्ष को आश्चर्य हुआ कि वास्तव में क्या हो रहा था, क्योंकि उसने अपना हाथ आखिरी क्रिस्टल बॉल पर रखा था। कुछ सेकंड के बाद आखिरी क्रिस्टल बॉल भी उसी तरह बाहर करने लगी और अलग अलग रंगों में चमकने लगी। एक स्पिरिट बॉल में खराबी आ सकती है, यहाँ तक कि 2 स्पिरिट बॉल में भी खराबी आ सकती है, लेकिन उनमें से 3 में एक जैसी समस्या हो सकती है। इस पर यकीन करना मुश्किल लगता है। ये स्पिरिट बॉल की गलती नहीं बल्कि दक्ष की गलती होनी चाहिए। हो सकता है कि उसके शरीर के अंदर कोई दुर्लभ अजागर युद्ध आत्मा हो जो स्पिरिट बॉल को अप्रभावी बना रही हो। बमिल ने भौं सिकोड़ना। ये भी संभव है कि उसके अंदर की जागृत न हुई युद्ध आत्मा इतनी कमजोर हो कि आत्मा क्रिस्टल ये पुष्टि नहीं कर सकता कि उसके जागने का मौका था या नहीं। शायद यही कारण है कि यह सफेद और हरे रंग के बीच स्विच कर रहा है, क्योंकि यह किसी उत्तर पर नहीं पहुंच पा रहा है। एल्डलिया ने कहा, यही बात होगी। इल्डब्यू ने भी अपना सिर हिलाया। चूंकि इल्डमिंग और इल्डमू का वेरिटाइगर, इसलिए आप उनकी भागीदारी पर निर्णय ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास बस एक सुझाव है। चूंकि स्पिरिट जजमेंट बॉल में केवल सफेद रंग नहीं दिखाया गया था, इसका मतलब है कि दक्ष में अपनी आत्मा को जगाने की संभावना है, चाहे वह कितनी भी कमजोर क्यों ना हो। मुझे विश्वास है कि वह परीक्षा में पास हो गया है, एल्डलिया ने इल्डमिंग से कहा। इल्डमिंग ने अपना सिर हिलाया। म्यू-वन, बस बहुत हो गया, परीक्षण समाप्त हो गया है। वह परीक्षण में सफल हो गया क्योंकि स्पिरिट बॉल नियमित अंतराल पर हरा रंग दिखा रही थी। उसने म्यू-वन से कहा, ठीक है। म्यू-वन ने इल्डमिंग की ओर देखा और सिर हिलाया। फिर उसने अपनी नजर दक्ष पर घुमाई। आप वहां जाकर खड़े हो सकते हैं, आप परीक्षण में सफल होंगे। दक्ष उन लोगों के समूह के पास गया जिन्हें चुना गया था। अगले दौर के लिए चुने गए समूह में लगभग 100 लोग थे, पर परीक्षा में आगे बढ़ने के लिए करीब 100 लोगों का चयन किया गया। वहीं 10 गुना से ज्यादा प्रतिभागियों को वापस भेज दिया गया क्योंकि उन्हें कभी स्पिरिट वॉरियर बनने की उम्मीद ही नहीं थी। ठीक है, आप सभी ने पहली परीक्षा पास कर ली है, जो कि परीक्षा कम और प्रतिभागियों से अपशिष्ट हटाने की प्रक्रिया अधिक थी। अन्यथा यदि वे चयनित भी हो जाते तो भी हमारा समय और संसाधन बर्बाद होते। म्यू-वन ने उन लोगों से कहा जो अभी भी बचे हुए थे, जबकि 2 लोगों ने टेबल और स्पिरिट जजमेंट बॉल वापस ले ली। अब हम असली परीक्षा की ओर बढ़ेंगे। दूसरी परीक्षा आपकी मानसिक तीक्ष्ण और हमारे राज्य के प्रति आपकी निष्ठा का परीक्षण करने के लिए है। जैसा कि आप में से अधिकांश जानते होंगे, ये परीक्षा 10 साल पहले चयन प्रक्रिया में जोड़ी गई थी, जब सुनाई साम्राज्य के खिलाफ युद्ध में हमें सबसे बड़ा विश्वासघात सहना पड़ा था। ये परीक्षा ये जानने के लिए कि आपको उस राज्य की कितनी परवाह है जो आपको भोजन देता है। जो लोग राज्य की परवाह करते हैं वे निश्चित रूप से इस राज्य के बारे में जितना संभव हो उतना जानेंगे, जबकि जो लोग राज्य की परवाह नहीं करते हैं वे कुछ भी नहीं जान पाएंगे। म्यू-वन ने समझाया, अब बस ये स्पष्ट कर दूं कि इस आराम के कारण आप इस परीक्षा से बाहर नहीं हो जाएंगे, लेकिन इस परीक्षा में आपको जो अंक मिलेंगे वे निश्चित रूप से आपको चुनने वाले बुजुर्गों द्वारा याद रखे जाए। साथ ही यह आपके द्वारा प्राप्त अंतिम अंकों को भी प्रभावित करेगा। इसलिए मुझे यकीन है कि आप इस परीक्षा के महत्व को समझते हैं। मुझे यकीन है कि आप में से अधिकांश इस राज्य के बारे में सब कुछ जानते होंगे, जब तक कि आप ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो इस राज्य की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं, उन्होंने कहा और धीरे से दक्ष पर नजर डाली। जब दक्ष ने इस परीक्षण के बारे में सुना तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ऐसा लगता है कि यह परीक्षा खास तौर पर मेरे लिए ही बनाई गई है। मैं इस राज्य के बारे में और अधिक जानने के लिए स्पिरिट वॉरियर कॉलेज में शामिल होना चाहता हूं और वे चयन के लिए मेरे ज्ञान को आधार बनाना चाहते हैं। जाहिर है कि मुझे परीक्षा में 0 अंक मिलेंगे। मैं इस राज्य के बारे में कुछ बुनियादी बातें ही जानता हूं। दक्ष ने भौंसरते हुए सोचा। वह इस टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद पहले ही खो चुका था। उसे खुशी थी कि यह एलिमिनेशन टेस्ट नहीं था। भले ही उसने यहाँ खराब प्रदर्शन किया हो, फिर भी वह निकट भविष्य में इसकी भरपाई कर सकता है। कुछ सेकंड बाद एक व्यक्ति हाथ में एक बोरी लेकर समूह में आया। कोई नहीं देख पाया कि उस बोरी में क्या है। उस व्यक्ति ने रिटा स्पिरिट कॉलेज के कपड़े पहने हुए थे। वह व्यक्ति परीक्षा में भाग लेने वालों की ओर चला गया। वह पहले प्रतिभागी के सामने रुका और एक छोटा मोती निकाला और लड़के को दे दिया। उसने कुछ भी नहीं बताया और एक के बाद एक लोगों के पास जाता रहा। वह उन सभी को एक जैसा नीला मोती देता रहा। जाने से पहले उस आदमी ने दक्ष सहित सभी को मोती दे दिया। ठीक है, आप में से हर एक के हाथ में एक मोती है। उस मोती में ही की परीक्षा है। आप सभी अपनी आंखें बंद करके मेरी ताश शब्द बोल सकते हैं। जैसे ही आप ऐसा कहेंगे आपकी चेतना एक काल्पनिक दुनिया में पहुंच जाएगी जहां आपसे सवाल पूछे जाएंगे। म्यू-वन ने सभी को समझाना शुरू किया। उन्होंने आगे कहा, इन सभी मोतियों में एक जैसे प्रश्न है। उस काल्पनिक क्षेत्र में प्रश्नों के उत्तर दीजिए और मोती आपके द्वारा दिए गए सही उत्तरों की संख्या के आधार पर आपको ग्रेड देगा। म्यू-वन ने कहा, परीक्षण समाप्त होने के बाद हम आपके सभी अंक देख सकेंगे। ज्ञान की परीक्षा। मुझे आश्चर्य है कि क्या यहाँ अनुमान लगाना काम करेगा या नहीं। दक्ष ने अपने हाथ
में मोती को देखते हुए सोचा, ठीक है, आप सभी 3 की गिनती से शुरू कर सकते हैं। म्यू1 ने घोषणा की। 3 to 1 जैसे ही मवान की उल्टी गिनती समाप्त होने को आए, सभी प्रतिभागियों ने अपनी आंखें बंद कर ली और वेरिटास का उच्चारण किया। दक्ष ने भी ऐसा ही किया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने खुद को एक छोटे से कमरे में खड़ा पाया। इस कमरे में सामने एक दर्पण के अलावा कुछ भी नहीं था, जिसमें दक्ष का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। ज्ञान की परीक्षा में आपका स्वागत है। कृपया आगामी 10 प्रश्नों के उत्तर अपनी पूरी क्षमता से दे। जब दक्ष दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख रहा था तो उसने कमरे में एक आवाज गूंजती सुनी। पहला प्रश्न, अक्ष राज्य का राजा कौन है? दक्ष ने सवाल सुना और व्यंग पूर्वक मुस्कुराने लगा। ये बहुत ही बुनियादी सवाल है, फिर भी मुझे इसका जवाब नहीं पता। मुझे यकीन नहीं होता कि मैंने पहले राजा का नाम खोजने के बारे में सोचा भी नहीं था। उसने मुस्कुराते हुए सोचा। पहला प्रश्न, अक्ष राज्य का राजा कौन है? आवाज ने पुनः प्रश्न दोहराया। ठीक है, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। मुझे परीक्षाओं में बकवास सवालों के जवाब देने का वर्षों का अनुभव है। मैं इस सवाल को आसानी से हल कर सकता हूँ। दक्ष ने अपना सिर लाते हुए कहा। अक्ष राज्य का राजा एक महान व्यक्ति है जो पूरे अक्ष राज्य पर शासन करता है। वह बहादुर है और वह राजा है। दक्ष ने बिना उत्तर दिए सवालों के जवाब देते हुए कहा। दूसरा प्रश्न, पिछले 50 वर्षों में राज्य का सबसे महान आत्मिक योद्धा किसे माना जाता है? आवाज ने दूसरा प्रश्न पूछा। ठीक है, मेरा मानना है कि इसका उत्तर डेमन होना चाहिए, क्योंकि वह फीनिक्स संगठन का नेता था इससे पहले कि उसे छोड़ना पड़ा और वर्मियन ने पदभार संभाला। लेकिन बमिल को अधिक प्यार किया जाता है और डेमन को नफरत है। ये स्पष्ट है कि उत्तर क्या होना चाहिए? दक्ष ने सवाल सुनते ही सोचा। फीनिक्स संगठन के नेता बमिल सबसे महान आत्मा योद्धा है। उन्होंने उत्तर दिया। अक्ष राज्य की स्थापना कब हुई? तीसरा प्रश्न आया। इसकी स्थापना तब हुई जब अक्ष राज्य के प्रथम राजा ने इसकी स्थापना की थी। दक्ष ने उत्तर दिया। उसे खुशी थी कि मोती ही उत्तरों की जांच कर रहा था। अगर वह कोई वास्तविक व्यक्ति होता तो उसे यकीन था कि वह व्यक्ति उसके उत्तर सुनकर बेहोश हो जाता। सुनाई साम्राज्य के साथ पहला महान युद्ध कितने समय तक चला? कुछ साल। दक्ष ने अपनी धारणा के आधार पर उत्तर दिया। उसे नहीं पता था कि यह वास्तव में कितने समय तक चला, लेकिन अगर इसे महान युद्ध कहा जाता है तो इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि यह कम से कम 1 साल से अधिक समय तक चला हो। वह पहले ही समझ चुका था कि आवाज यह नहीं बता रही थी कि उसका जवाब सही था या गलत। वह तो बस सवाल पर सवाल पूछ रही थी। वह नहीं जानता था कि उसने एक भी सही उत्तर दिया है या नहीं, लेकिन उसे यकीन था कि जिस तरह से वह प्रश्नों के उत्तर दे रहा था उससे स्पष्ट था कि वह अंतिम उत्तर देने वाला था। मास्टर बमिल ने फिर पूछा, ये बमिल युद्ध आत्मा है? दक्ष ने लापरवाही से उत्तर दिया। दक्ष ने सवालों के जवाब इसी तरह स्पष्ट तरीके से दिए और जल्द ही उसने सभी सवालों के जवाब दे दिए। उसने 10 सवालों के जवाब दिए थे और उसे विश्वास था कि 10 में से सिर्फ एक ही सवाल के सच होने की संभावना थी। उसे पूरा भरोसा था कि बमिल के सबसे शक्तिशाली होने के बारे में उसका दूसरा जवाब सच था। भ्रामक कमरा गायब हो गया और दक्ष ने खुद को परीक्षण स्थल पर वापस पाया। अन्य लोगों ने भी अपनी परीक्षाएं पूरी कर ली थी। ठीक है, चूंकि आप सभी ने अपनी परीक्षाएं पूरी कर ली हैं, इसलिए अपने मोती वापस कर दीजिए। आपका स्कोर कुछ ही मिनटों में दिखा दिया जाएगा, मवान ने सभी से कहा। तभी बोरी वाला व्यक्ति एक बॉक्स लेकर फिर से आया। उसने चौकोर डिब्बा मैदान के बीच में रख दिया और फिर सभी प्रतिभागियों के पास गया। उसने उनसे नीले मोती वापस ले लिए। वह आदमी सारे मोती लेकर वापस गया और उन सभी को बीच वाले डिब्बे में रख दिया। उसने डिब्बा बंद कर दिया। ये परीक्षा बहुत आसान है। मुझे यकीन है कि हर कोई कम से कम 5 से ज्यादा सवाल सही कर लेगा। यहाँ तक कि दक्ष भी कम से कम 5 सवाल सही कर सकता है। भले ही वह शायद राज्य से नफरत करता हो, उन्हें कुछ कठिन सवाल भी रखने चाहिए थे। एल्म्यू ने बॉक्स की ओर देखते हुए कहा, और नतीजों का इंतजार किया। इस बारे में चिंता मत करो, ये सिर्फ एक मध्यवर्ती परीक्षा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो लोग राज्य की परवाह नहीं करते हैं वे अभी भी इसके बारे में सब कुछ जान सकते हैं। ये परीक्षा जितनी बेकार हो सकती है उतनी ही बेकार है। असली परीक्षा तो आगे आने वाली है। एलिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बीच में रखा बक्सा बंद कर दिया गया और कुछ ही मिनटों बाद वह चमकने लगा। प्रकाश की एक तेज किरण आसमान की ओर चमकी और आसमान में नामों की एक सूची बन गई। नामों के आगे अंक लिखे हुए थे। आकाश में सभी प्रतिभागियों के नाम और उनके अंक वाली एक सूची दिखाई दी। दिलचस्प है, उनमें से बहुत से दसियों हैं। मुझे लगता है कि उनमें से अधिकांश ने सवालों के जवाब एकदम सही दिए होंगे। उन्होंने जरूर राज्य के बारे में अध्ययन किया होगा। मंच पर मौजूद एक बुजुर्ग ने इसको देखकर कहा, हाँ, शुरुआत को मत देखो, अंत को देखो। सबसे कम अंक इस परीक्षा में 0 अंक पाने के लिए किसी को अपने राज्य के बारे में कितना लापरवाह होना चाहिए। लगभग सभी ने 7 से अधिक प्रश्नों के सही उत्तर दिए, सिवाय अंत में मौजूद व्यक्ति के। एक अन्य बुजुर्ग ने आकाश पर अंतिम नाम की ओर इशारा करते हुए कहा, सच में ये दक्ष है। मुझे लगता है मुझे इसकी उम्मीद करनी चाहिए थी। वह ऐसा व्यक्ति है जिसे शायद हमारे राज्य के लिए कोई सम्मान नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे उसके पिता को नहीं था। यह इससे अधिक स्पष्ट नहीं हो सकता। थंडर
स्पिरिट सेक्ट के इल्डब्यू ने आंखें घुमाते हुए कहा, मुझे भी इसकी उम्मीद नहीं थी। उसने एक भी सवाल सही से नहीं किया। कुछ सवाल तो बहुत ही साधारण थे। मुझे नहीं लगता कि किसी के लिए भी जवाब गलत देना संभव है। क्या उसने सवालों के जवाब देने की कोशिश भी की? इल्डमिंग ने उलझन में दको देखते हुए बड़बड़ाया, शायद उसने जानबूझकर सवाल का जवाब नहीं दिया, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वह राज्य से मिले व्यवहार से परेशान था। मैं उसकी आंखों में थोड़ा विद्रोहीपन देख सकती हूँ, अन्यथा कोई भी जवाब सही नहीं मिल पाता। इल्लिया ने दक्ष को देखते हुए कहा, या शायद उसे अपने आसपास की दुनिया की उतनी परवाह नहीं थी। इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इस परीक्षण के नतीजे स्पष्ट है। वम ने हाथ हिलाते हुए कहा। आकाश में नाम गायब हो गए, जबकि अन्य लोग सोच रहे थे कि दक्ष को 0 क्यों मिला। दक्ष स्वयं उलझन में था। मुझे यकीन है कि बमिल के सबसे शक्तिशाली स्पिरिट वॉरियर होने के बारे में जवाब सही था। आखिरकार वह सबसे मजबूत फीनिक्स संगठन का नेता है। वे उस डेमन को यह उपाधि नहीं देंगे जिसने उन्हें धोखा दिया। वह उत्तर गलत कैसे हो सकता है? अगर बमिल सबसे मजबूत स्पिरिट वॉरियर नहीं है तो वह व्यक्ति वास्तव में कौन है? वह व्यक्ति भी मेरे रास्ते में बाधा बन सकता है, मुझे उसके बारे में भी जानना चाहिए। दक्ष ने बहुत सिकुड़ागाने, जिसमें इस परीक्षण में भाग लेने वाले साथी भी शामिल थे। हाँ, कोई इतना मूर्ख कैसे हो सकता है? इतनी आसान परीक्षा में 0 अंक लाना, ये कमीना बेटा सच में बहुत मूर्ख है, लड़कियों में से एक ने कहा, और वह दक्ष को देखकर हंसने लगी। हाँ, क्या उसने यह नहीं कहा था कि वह हमें टेस्ट में दिखाएगा कि उसके पास सिर्फ रवैया ही नहीं है बल्कि और भी बहुत कुछ है? क्या वह इसी बारे में बात कर रहा था? हाँ, वह सही था। उसने हमें सच में दिखाया कि एक इंसान कितना मूर्ख हो सकता है। एक और आदमी ने कहा, यह वही था जिसके साथ दक्ष की शुरुआत में बहस हुई थी। दक्ष ने उस आदमी के चेहरे को देखा जो उसे इतना परेशान करने वाला लगा कि वह एक मुक्का मारकर उसका चेहरा तोड़ देना चाहता था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। उसने साथ ही प्रतिभागियों के तानों और दर्शकों की हंसी को नजरअंदाज कर दिया। उसने म्यूवान के चेहरे पर आए आत्मसंतुष्ट मुस्कान को भी नजरअंदाज कर दिया। ठीक है, दूसरा परीक्षण भी समाप्त हो गया है। यह है कि आप में से अधिकांश लोग अपने राज्य की परवाह करते हैं, कुछ लोगों को छोड़कर, म्यूवान ने कहा, और उसने अप्रत्यक्ष रूप से दक्ष पर निशाना साधा। अब हम परीक्षा के मुख्य भागों में से एक की ओर बढ़ेंगे, आपकी युद्ध आत्मा का प्रदर्शन। यह वह जगह है जहां हम आपके शरीर के अंदर छिपी आपकी युद्ध आत्मा की एक झलक देखेंगे। हमारी युद्ध भावनाएं। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? मैंने अपनी युद्ध भावना को जागृत नहीं किया है। मैं खुद नहीं जानता कि मेरी युद्ध भावना क्या है। मैं तुम्हें कैसे दिखा सकता हूं? क्या आपने नहीं कहा था कि चयन के समय किसी को स्पिरिट वॉरियर होने की आवश्यकता नहीं है? मैं अभी तक स्पिरिट वॉरियर नहीं हूं। मेरी वह स्पिरिट कैसे प्रकट हो सकती है? यह अभी तक अस्तित्व में नहीं है। मुझे लगता है कि केवल वही लोग जो आत्मा योद्धा बन गए हैं इस तीसरे परीक्षण को पास कर पाएंगे। मैं इसमें असफल होने जा रहा हूं, यह उचित नहीं है। जैसे ही म्यूवान ने तीसरे परीक्षण के बारे में बात की, इस परीक्षण में भाग लेने वाले सभी लोग बेचैन हो गए। वे सभी सोचने लगे कि यह परीक्षण विशेष रूप से उन लोगों के लिए बनाया गया था जो पहले से ही आत्मा योद्धा थे, जो उन्हें परेशान करने वाला लगा क्योंकि उनमें से अधिकांश आत्मा योद्धा नहीं थे। मैं आपकी उलझन को समझता हूं, लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये परीक्षण सिर्फ स्पिरिट वॉरियर्स के लिए नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, हम आपके शरीर के अंदर छिपी आपकी वो स्पिरिट की एक झलक देखेंगे, लेकिन आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मवान ने सभी को शांत करने के लिए कहा, मुझे समझाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर किसी के अंदर एक युद्ध आत्मा होती है, लेकिन केवल कुछ ही लोगों में अपनी युद्ध आत्मा को जगाने की क्षमता होती है। आप सभी में वह क्षमता है, लेकिन आपने अभी तक अपनी युद्ध आत्मा को नहीं जगाया है। अपनी युद्ध आत्मा को जगाने के लिए मजबूर करने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन अपनी युद्ध आत्मा की एक झलक देखने का एक तरीका है। मोहवान ने मुस्कुराते हुए कहा, रुको, क्या सीनियर वान इसी बारे में बात कर रहे हैं? प्रतिभागियों में से एक ने आश्चर्य से कहा, किस बारे में बात कर रहे हो? हमें भी बताओ। एक अन्य व्यक्ति ने उस लड़के से पूछा जिसने अभी अभी चिल्लाया था। ऐसा कहा जाता है कि रिटा स्पिरिट वॉरियर कॉलेज में एक खजाना है। यह एक दर्पण है जो किसी की भी सोई हुई युद्ध आत्मा को दिखा सकता है। ये केवल युद्ध आत्मा को दिखा सकता है, लेकिन उसे जगा नहीं सकता। मुझे लगा कि यह सिर्फ एक अफवाह है, लेकिन सीनियर वान की बातें सुनने के बाद ऐसा लगता है कि यह सच हो सकता है, लड़के ने समझाया। म्यूवान ने उसकी बातें सुनी और प्रशंसा में अपना सिर हिलाया। ये सही है, हमारे वेरी स्पिरिट वॉरियर कॉलेज का इतिहास हजारों साल पुराना है और हमारे पास कई बेहतरीन खजाने हैं। हमारे सबसे अनोखे खजानों में से एक है स्पिरिट रेवलेशन मिरर। जब तक कोई व्यक्ति अपने खून की एक बूंद दर्पण पर गिराता है, तब तक यह उसकी युद्ध भावना को दर्शाता है। यह हमारे रिटा कॉलेज का एक अनोखा खजाना है, लेकिन लगभग हर कॉलेज इसका उपयोग करने के लिए हमारे पास आता है। उन्होंने सभी को बताया। उन्होंने कहा, यदि आपको वेरिटास कॉलेज में शामिल होने का प्रस्ताव मिलता है तो आपको हमारे साथ जुड़ने पर विचार करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इस तरह के कई और अनूठे खजाने हैं। हम आपने उस शिष्य को बहुत अच्छी शिक्षा दी
यदि वह इस अवसर का उपयोग वेरिटास कॉलेज की और अधिक शिष्यों को आकर्षित करने के लिए कर रहा है। सिल्वर स्पिरिट कॉलेज की एल्दिया ने हंसते हुए कहा, हाँ, पिछली बार आपने परीक्षा आयोजित की थी और आपके छात्रों ने भी ऐसा ही किया था। आप कह सकते हैं कि हमने आपकी किताब से एक पृष्ठ लिया। वेरिटास कॉलेज के एल्डमिंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये बहुत दिलचस्प हो सकता है। उसके बेटे में जो आत्मा होगी उसे देखना, क्या उसमें भी अपने पिता की तरह ही रक्त दानव युद्ध आत्मा होगी या कुछ और। बमिलन ने दक्ष की दिशा में देखते हुए बड़बड़ाया, मैं सोच रहा था कि तुमने अचानक चयन परीक्षा में शामिल होने का फैसला क्यों किया, तो यह इसी कारण से था, तुम उसके बेटे की युद्ध आत्मा को देखना चाहते थे। थंडर स्पिरिट कॉलेज के एल्डन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तब अंदाजा हो जाना चाहिए था जब मुझे पता चला कि इस बार डेमन का बेटा परीक्षा में शामिल हो रहा है। सच कहूं तो मैं भी उत्सुक हूं। डेमन के पास हाल के समय में देखी गई सबसे अनोखी युद्ध आत्माओं में से एक थी। अगर उसके बेटे में भी वही युद्ध आत्मा है तो वह भी एक और डेमन हो सकता है, एक शक्तिशाली आत्मा योद्धा, और शायद इस राज्य के लिए एक बड़ा खतरा भी। थंडर स्पिरिट कॉलेज के एल्डगू ने भी कहा, यह वास्तव में मजेदार होने वाला है। एल्डमिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ ही मिनटों के बाद लोगों का एक समूह एक बॉक्स लेकर मैदान में आया जो 3 मीटर लंबा और केवल 2 मीटर चौड़ा था। उन्होंने बॉक्स को मैदान के बीच में रखा और उसे खोला। उन्होंने बक्से से एक अंडाकार आकार की चीज निकाली। सभी ने देखा कि यह कोई ऐसी चीज थी जो लगभग 1.5 मीटर चौड़ी और 2.5 मीटर लंबी थी। इसकी मोटाई सिर्फ 10 सेंटीमीटर थी। हालांकि कोई भी यह नहीं देख पाया कि यह वस्तु क्या है क्योंकि यह कपड़े में लिपटी हुई थी। फिर भी पिछली बातचीत सुनने के बाद वे अनुमान लगा सकते थे कि यह क्या है। हर कोई जानता था कि इस कपड़े के अंदर वेरिटास कॉलेज का बहुमूल्य दर्पण लिपटा हुआ था जो उनकी रक्त रेखा के अंदर गहराई से झांककर उनकी युद्ध भावना को खोजने जा रहा था। सभी प्रतिभागी उत्साहित थे क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता था कि उनकी युद्ध भावना क्या है। वे सभी उत्साहित थे क्योंकि यह उनके लिए अपनी संभावित युद्ध भावना को देखने का अवसर था जिसे वे जागृत करने जा रहे थे यदि वे एक आत्मा योद्धा बनने में सफल हुए। जैसे ही आयना को ढकने वाला कपड़ा हटाया गया, सबके सामने आयना दिखाई देने लगा। एरेना के बीच में एक विशाल सुनहरा आयना खड़ा था। इसके पीछे और किनारों पर एक सुनहरा शरीर था। आयने के पीछे चमकदार सुनहरे रंग के अलावा बाकी सब कुछ बिल्कुल साधारण लग रहा था। शीशे के किनारे एक छोटा सा प्लेयर लगा हुआ था जिस पर एक अजीब सा पैटर्न बना हुआ था। प्रतिभागियों में से किसी को भी नहीं पता था कि यह क्या करता है। ठीक है, आप सभी अपने अंकों और पिछली परीक्षा में अपनी रैंक के अनुसार आगे आएंगे। म्यू-1 ने परीक्षा शुरू करने के लिए तैयार होते हुए सभी से कहा। आखिरी रैंकिंग में पहले स्थान पर एक काले बालों वाली लड़की थी जिसे मीलू के नाम से जाना जाता था। उसे भी उस टेस्ट में भाग लेने वाले अन्य लोगों की तरह 10 अंक मिले, लेकिन चकी वह सभी सवालों के जवाब देने में सबसे तेज थी इसलिए उसे पहला स्थान मिला। वह ऐसी लग रही थी जैसे अभी अभी 18 साल की हुई हो। वह दक्ष से भी छोटी लग रही थी। दक्ष ने लड़की को आईने की दिशा में जाते देखा। वह ये जानने के लिए काफी उत्सुक था कि क्या आईना वास्तव में काम करता है। अगर यह काम करता है तो वह युद्ध आत्मा को देख पाएगा जो भविष्य में इस नए शरीर में संभावित रूप से जागृत हो सकती है और परीक्षण में उसकी मदद कर सकती है। जब तक वह ये जानता था उसे लगा कि इस परीक्षा में भाग लेना बेकार नहीं जाएगा, भले ही वह किसी भी स्पिरिट वॉरियर कॉलेज द्वारा चयनित न हो, क्योंकि उसकी एक जिज्ञासा का समाधान हो जाएगा। वह चाकू उठाओ, अपनी उंगली को हल्के से काटो और उस आकृति पर खून की एक बूंद गिराओ। म्यू-1 ने लड़की से कहा और शीशे पर लगी आकृति वाली प्लेट की ओर इशारा किया। लड़की ने पास में पड़ा चाकू उठाया। वह कुछ पल के लिए झकी, फिर उसने अपनी उंगली काट ली और खून की एक बूंद शीशे के पास बनी संरचना पर गिर गई। जैसे ही रक्त की बूंद उस पर गिरी वह संरचना चमकने लगी और उसके तुरंत बाद दर्पण भी चमकने लगा। हर कोई आईने के चेहरे को देख रहा था, सोच रहा था कि यह क्या दिखाने वाला है। मंच पर बैठे लोगों और वेटा स्पिरिट कॉलेज के शिष्यों को छोड़कर सभी के लिए यह पहली बार आईना देखना था, इसलिए हर कोई उत्सुक था। हाँ, वह चमक, यह मुझे उस दिन की याद दिलाती है जब इस दर्पण से मेरा परीक्षण किया गया था। डेमन मेरे साथ ही मिताली के साथ एक ही बैच में था। हम तीनों को इस परीक्षण से अद्भुत रहस्य उद्घाटन मिले। वर्मियन ने अतीत को याद करते हुए दर्पण को देखते हुए कहा, मैंने उस कहानी के बारे में सुना है। आप तीनों उस वर्ष की परीक्षा में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले थे। प्रतिद्वंद्वी बनने के बजाय आप लोगों ने दोस्ती की। डेमन, वर्मियन और मिताली अक्ष साम्राज्य के 3 महान नायक। इतनी सारी कहानियां सामने लाती है जो मैंने आप लोगों के बारे में सुनी है। बढ़िया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ओह वैसे मैंने एक अफवाह सुनी थी। यह मिताली के बारे में थी जो डेमन से प्यार करने लगी थी और डेमन ने उसे मना कर दिया था। इसके बजाय उसने एक नश्वर से शादी कर ली थी। अब मुझे पता है कि डेमन ने एक नश्वर से शादी की थी, लेकिन क्या उसने वास्तव में गोल्डन फिंगर मिताली के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था? उसने वर्मियन से पूछा। हाँ, ऐसा हुआ था। उसने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था और उसने उसे स्वीकार कर दिया था। वर्मिलियन ने आह भरते हुए उत्तर दिया। इसके बाद वह बहुत दुखी होगी है ना? एल्डिया ने फिर पूछा। वह थोड़ी उदास थी
थी लेकिन फिर शांत हो गई। उसने डेमन से कहा कि जो कुछ भी हुआ उससे भूल जाए क्योंकि वह इस वजह से उसकी दोस्ती नहीं खोना चाहती थी। वर्मियन ने जवाब दिया, कैसी दोस्ती? डेमन ने बस उसे शक्ति प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया और जब उसे एक बेहतर प्रस्ताव मिला तो उसने उसे मार डाला और भाग गया। क्या गोल्डन फिंगर मिताली उन दो युद्ध नायकों में से एक नहीं थी जिन्हें डेमन ने पिछले महान युद्ध में मार डाला था जब उसने हमें धोखा दिया था? मुझे यकीन है कि उस कमीने को दोस्ती का मतलब नहीं पता था। रिटा स्पिरिट कॉलेज के इल्म्यू ने आंख भरते हुए कहा, मुझे इस बात से नफरत है कि उसने हमारे रिटा स्पिरिट कॉलेज से स्नातक किया है। अगर मैं उस समय एक इल्ड होता और मुझे पता होता कि वह हमें धोखा देने वाला है तो मैं खुद उसे मार देता। उसने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा। वर्मिलियन ने कोई जवाब नहीं दिया और कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली तथा अपनी आंखों में अनायास प्रकट हुई किसी भावना को छिपाने की कोशिश करने लगा। शांत होने के बाद उसने एक बार फिर अपनी आंखें खोली और आत्मा दर्पण की ओर देखने लगा। कुछ सेकंड के बाद स्पिरिट मिरर ने चमकना बंद कर दिया और उसके अंदर की छवि दिखाई देने लगी। जब सभी ने शीशे में देखा तो उन्हें एक विशालकाय खरगोश दिखाई दिया। खरगोश के 4 कान थे और उसकी गोरी त्वचा पर कुछ अजीब काले रंग के पैटर्न थे। खरगोश की दोनों आंखों में 2 पुतलियां थी जो दोनों ही काली थी। दिलचस्प, मुझे याद है कि मैं उस युद्ध आत्मा वाले व्यक्ति से मिला था। ये पवन धधकती खरगोश आत्मा है। यह एक बहुत ही उपयोगी युद्ध आत्मा है जो एक आंदोलन उन्मुख युद्ध आत्मा है, लेकिन यह आक्रामक भी है। अगर ये लड़की इसे जागृत करती है और इसका सही उपयोग करती है तो उसका भविष्य उज्जवल है। इल्मिंग ने युद्ध आत्मा को देखते ही बड़बड़ आया, हाँ, हमारे फीनिक्स संगठन के किसी व्यक्ति के पास भी यही स्पिरिट है। ये वास्तव में एक बहुत उपयोगी युद्ध स्पिरिट है। वर्मियन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, छोटी लड़की, क्या तुम सुमन से संबंधित हो? बिलियन ने चेहरे पर एक सूक्ष्म मुस्कान के साथ मीलू से पूछा। हाँ, वह मेरे पिता है। मीलू ने अपना सिर हिलाया। ये बात तो सही है, तो आपको भी वही आत्मा विरासत में मिली है जो उनके पिता को मिली है। आपके पिता हमारे फीनिक्स संगठन के अच्छे सदस्य हैं। कड़ी मेहनत करो और अपनी आत्मा को जागृत करो ताकि उन्हें गर्व हो। वमय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मिलू ने उत्साह से अपना सिर हिलाया। मैं करूंगी, उसने कहा। अब तुम वापस जा सकती हो, म्यू वान ने लड़की से कहा, ताकि वह अन्य लोगों से भी परीक्षण करवा सके। मिलू अपने चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ वापस चली गई जिसमें आत्म संतुष्टि का भी भाव था। अगला व्यक्ति आगे आया और उसने भी यही प्रक्रिया अपनाई। वह एक पुरुष था और उसने अपना खून उस संरचना पर गिराया। दर्पण एक बार फिर चमकने लगा और उसके अंदर कुछ दिखाई देने लगा। अम्ली या मेधक युद्ध आत्मा दिलचस्प है। यह मुख्य रूप से आक्रामक युद्ध आत्मा है, एक अच्छा, लेकिन इसके धारक के लिए कई नुकसान है और इसे वास्तव में जागृत करना बहुत कठिन है। बमिल ने बड़बड़ा हुए कहा। जब उसने दर्पण में एक मेधक जैसा प्राणी देखा उस आदमी को भी वापस भेज दिया गया। एक के बाद एक लोग आगे बढ़ते रहे। उनमें से कुछ के पास एक दुर्लभ युद्ध आत्मा थी जिसकी वजह से वर्मियन भी उनकी तारीफ करने लगा, लेकिन उनमें से ज्यादातर के पास नियमित युद्ध आत्माएं थी। एक व्यक्ति के पास 1000 कानों वाली युद्ध आत्माएं थी जिसकी वजह से युद्ध आत्मा के जागने के बाद व्यक्ति को बातचीत ज्यादा साफ सुनने में मदद मिली, जिसे एक बेकार युद्ध आत्मा माना जाता था। ऐसे कई लोग थे जिनमें इसी तरह की बेकार युद्ध आत्माएं थी। जैसे जैसे समय बीतता गया टेस्ट किए गए लोगों की संख्या बढ़ती गई। जल्द ही केवल 2 लोग थे जिनका टेस्ट नहीं हुआ था। एक लड़की थी जो पिछले टेस्ट में दूसरे सबसे निचले स्थान पर थी। वह केवल 6 सवालों के सही जवाब देने में कामयाब रही थी और फिर भी वह सबसे धीमी थी। दूसरा व्यक्ति दक्ष था जो आखिरी था क्योंकि उसने किसी भी सवाल का सही जवाब नहीं दिया था। ला आगे आओ, मवान ने परीक्षण के लिए लड़की को बुलाया। हुला नाम की लड़की कुछ घबराई हुई लग रही थी। ते पैरों से आगे बढ़ते हुए उसने अपना चश्मा ठीक किया। वह आईने के पास रुकी और वही प्रक्रिया दोहराई। उसके खून की बूंदें भी स्पिरिट मिर के ढांचे पर गिरी। स्पिरिट मिर फिर से चमकने लगा और लड़की की युद्ध आत्मा को दिखाने लगा। जैसे ही मंच पर मौजूद लोगों ने उस वॉर स्पिरिट को देखा उनके चेहरे पर हैरानी के भाव उभर आए। वमिन कुक मिरर ने लड़की की वास स्पिरिट को दिखाया। लगभग सभी लोग चौंक गए। दर्पण के अंदर उन्होंने एक पक्षी जैसा प्राणी देखा। पक्षी की त्वचा बैंगनी और पंख तीखे थे। पक्षी के चारों ओर बैंगनी बिजली चमकती हुई दिखाई दे रही थी क्योंकि वह बिजली के बीच गर्व से बैठा था। दुर्लभ वायलेट थंडरबर्ड युद्ध आत्मा। ये दुर्लभ युद्ध आत्माओं में से एक है जो इस राज्य के इतिहास में केवल एक बार पहले दिखाई दी है। अद्भुत, मुझे आज इसे देखने की उम्मीद नहीं थी। वर्मिलियन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि वायलेट थंडरबर्ड वॉर स्पिरिट वाला स्पिरिट योद्धा वास्तव में बहुत शक्तिशाली होगा। वास्तव में उस वर स्पिरिट को आपकी वर स्पिरिट से बस थोड़ा सा कमजोर ही माना जा सकता है। एल्डलिया ने वर्मियन से कहा, यह पूरी तरह से सही नहीं है। 2 युद्ध आत्माओं की तुलना नहीं की जा सकती। इस बात की अच्छी संभावना है कि उसका युद्ध आत्मा पूर्वज मेरे युद्ध आत्मा पूर्वज जितना ही शक्तिशाली था, या यदि वह कमजोर भी होता तो भी उसका युद्ध आत्मा पूर्वज बहुत कमजोर नहीं होता क्योंकि वायलेट थंडरबर्ड स्पिरिट भी एक पौराणिक युद्ध आत्मा है। वर्मियन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। उन्होंने कहा, इस
लड़की में महान ऊंचाइयों तक पहुंचने की क्षमता है। अगर चीजें सही रही तो वह मेरे बाद फीनिक्स संगठन की नेता भी बन सकती है। निश्चित रूप से उसमें इस पद को संभालने की क्षमता है। कुछ सेकंड के बाद स्पिरिट मिरर ने लड़की की युद्ध आत्मा को दिखाना बंद कर दिया और सामान्य हो गया। छोटी लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? इल्डमिंग ने चश्मा वाली लड़की से पूछा। हाँ, मैं जुलाई हूँ, लड़की ने धीमी आवाज में जवाब दिया। अपना नाम बताते हुए वह दंग रह गई और थोड़ा हकलाने लगी। ओह जुलाई, तुम्हारे पास वाकई एक अच्छी युद्ध भावना है। ये वाकई बहुत शक्तिशाली है, लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए, युद्ध भावना जितनी ज्यादा शक्तिशाली होती है उसे जगाना उतना ही मुश्किल होता है। तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम ये कर सकती हो। तुम्हारा भविष्य वाकई बहुत उज्जवल है। इल्डमिंग ने मुस्कुराते हुए लड़की से कहा। अब मुझे पता है कि मुझे परीक्षा समाप्त होने तक इंतजार करना चाहिए, लेकिन मैंने वह सब देख लिया है जो मुझे चाहिए था। मैं आपको रिटा स्पिरिट कॉलेज में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। यदि आप मेरा प्रस्ताव स्वीकार करते हैं तो आपको किसी और परीक्षा से नहीं गुजरना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे रिटा स्पिरिट कॉलेज का इतिहास हजारों वर्षों का है और हम आपकी हर तरह से मदद कर सकते हैं। कृपया ध्यान से विचार करें, उन्होंने आगे कहा। उसके शब्दों ने न केवल लड़की को बल्कि अन्य प्रतिभागियों को भी चौंका दिया। लड़की को पहले से ही 3 महान स्पिरिट वॉरियर कॉलेजों में से एक से प्रस्ताव मिल चुका था और परीक्षा अभी तक खत्म भी नहीं हुई थी। वे ईर्ष्या महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। मंच पर बैठे बुजुर्ग भी आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने देखा कि इल्डमिंग लड़की को आमंत्रित करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। रुको, तुम्हें निर्णय लेने में इतनी जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। मैं थंडर स्पिरिट कॉलेज से एल्डरलिन हूँ। मैं तुम्हें हमारे कॉलेज में शामिल होने के लिए भी आमंत्रित करना चाहूंगा। जैसा कि तुम जानती हो, हमारे कॉलेज का नाम तुम्हारी युद्ध आत्मा के नाम से मिल खाता है, जो थंडर बर्ड स्पिरिट है। तुम जानती हो क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे संस्थापक की युद्ध आत्मा भी थंडर स्पिरिट थी, एल्डरलिन ने लड़की से कहा, और वह भी खड़ा हो गया। थंडर स्पिरिट कॉलेज के एल्डर गुयू भी खड़े हो गए। हमारे पास भी वेरिटाइगर स्पिरिट्स के बारे में व्यापक ज्ञान है। यदि आप हमारे कॉलेज में शामिल होती हैं तो आपका भविष्य अद्भुत होगा। हम आपकी वास्तविक क्षमता तक पहुंचने में आपकी मदद करेंगे, एल्डर गुयू ने लड़की से कहा। उन्होंने कहा, हमारे थंडर स्पिरिट कॉलेज में शामिल हो जाए। हम थंडर वॉर स्पिरिट वाले लोगों के होने में क्या खास बात है? हमारे सिल्वर स्पिरिट वॉरियर कॉलेज में भी कुछ एल्डर्स हैं जिनके पास थंडर वॉर स्पिरिट्स हैं। हम उसे वह सब कुछ दे सकते हैं जो आप दे सकते हैं। सिल्वर स्पिरिट कॉलेज की इल्डिया ने खड़े होते हुए कहा। जुलाया, इन बुरे लोगों की बात मत सुनो, वे बस झूठे वादों से तुम्हें बहका की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ बड़ी बहन के सिल्वर स्पिरिट कॉलेज में शामिल हो जाओ, तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम चाहती हो। बड़ी बहन तुम्हारा ख्याल ऐसे रखेगी जैसे तुम मेरी बहन हो। आओ, ज्यादा मत सोचो, उसने लड़की से कहा। जुलाई ने उन सभी को देखा और उसके पैर कांपने लगे। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे तीनों महान आत्मा योद्धा कॉलेजों से प्रस्ताव मिलेंगे। वह अभी भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, वह नहीं जानती थी कि कैसे निर्णय लेना है। उसने कभी नहीं सोचा कि उसे एक भी प्रस्ताव मिल सकता है और वह बस इस परीक्षा में अपनी किस्मत आजमाना चाहती थी और अब उसका चयन हो गया। जब वह खुद को इस भारी स्थिति में पाती है तो उसे समझ नहीं आता कि इससे कैसे निपटे। वह जानती है कि अगर वह किसी एक बुजुर्ग को हाँ कहेगी तो इसका मतलब होगा कि वह बाकी 2 को ना कहेगी और वह खुद को ऐसा करने के लिए तैयार नहीं कर सकती। चिंता मत करो छोटी ला, बस अपनी पसंद का स्पिरिट वॉरियर कॉलेज चुन लो, कोई भी तुमसे नाराज नहीं होगा। हम सभी जानते हैं कि तुम सिर्फ एक ही व्यक्ति हो और तुम एक से ज्यादा कॉलेज नहीं चुन सकती। वेरिटास कॉलेज के इल्डमिंग ने उसकी हिचकिचाहट को देखते हुए कहा। वह समझ गया कि वह किस बात को लेकर ज्यादा चिंतित थी। जुलाई ने इल्डमिंग की कोमल आवाज सुनी जिसने उसके दिल में एक पारिवारिक गर्मजोशी भर दी। उसने फैसला करते हुए अपनी मुट्ठी भींच ली। तीनों में से सिर्फ एक ही उसकी चिंता को समझ पाया। उसे लगा कि एल्डरमिंग यहाँ सबसे दयालु व्यक्ति है। उसने वेरिटास कॉलेज में दाखिला लेने का मन बना लिया था। मैं वेरिटास कॉलेज में दाखिला लेना चाहती हूँ, लड़की ने सिर हिलाते हुए कहा। जैसे ही एल्डरमिंग ने उसकी पुष्टि सुनी उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। इसके साथ ही थंडर स्पिरिट कॉलेज के एल्डर्स के चेहरे भी उतर गए और वे वापस बैठ गए। लिया भी बैठ गई, हालांकि उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। तुम्हारे भविष्य के लिए शुभकामनाएं छोटी बच्ची, एल्डिया ने लड़की से कहा। यहाँ आओ, तुम बाकी परीक्षा के लिए मेरे पीछे बैठ सकती हो। परीक्षा समाप्त होने के बाद हम साथ साथ कॉलेज वापस चले गए, एल्डरमिंग ने लड़की से कहा और उसे अपने पास आने का इशारा किया। मंच की ओर बढ़ते हुए लड़की ने अपना सिर हिलाया। जब वह बमिल के पास से गुजरी तो उसने उसके शब्द सुने। मैं तुम्हारी उपलब्धियों का इंतजार कर रहा हूँ, शुभकामनाएं, वर्मिल ने लड़की से कहा। तारीफ सुनकर लड़की का चेहरा लाल हो गया। एल्डरमिन के पास जाने से पहले उसने वर्मियन को धन्यवाद दिया। वह एल्डरमिन की सीट के पीछे रखी गई सीट पर बैठ गई। तरानकन तारानगरमिन के पीछे बैठी थी। हालांकि दूसरे एल्डर्स लड़की को वेरिटास स्पिरिट वॉरियर कॉलेज चुनते देख ईर्ष्या कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा क्योंकि अगर शीर्ष 3 कॉलेजों में से 2 भी लड़की द्वारा तीसरे कॉलेज को चुनने पर कुछ नहीं कह सकते तो वे कुछ नहीं कर सकते थे। फिर कमजोर स्पिरिट कॉलेज क्या कर सकते थे? ज्यादातर बुजुर्गों ने एल्डमिंग और एल्डगू को उनके कॉलेज के लिए एक बढ़िया शिष्य मिलने पर बधाई दी। एल्डमिंग काफी खुश नजर आए। बधाई के एक छोटे से दौर के बाद उन्होंने म्यूवान को परीक्षण जारी रखने के लिए कहा। केवल एक व्यक्ति था जिसकी आत्मा का परीक्षण अभी भी बाकी था, लेकिन वह व्यक्ति वह था जिसे इस राज्य के सबसे महान
महान आत्मा योद्धाओं में से एक देखने के लिए यहाँ आया था। मिलिंद ने दक्ष को बड़ी दिलचस्पी से देखा, ये सोचकर कि उसकी युद्ध भावना क्या होने वाली है। अपने पुराने साथी के बेटे की युद्ध भावना, इसने उसे बहुत आकर्षित किया। न केवल बमिल बल्कि बहुत से बुजुर्ग भी इसके बारे में उत्सुक थे। ठीक है, तुम आखिरी हो, क्या तुम्हें यहाँ आने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता है? जल्दी आओ, हर किसी का समय बर्बाद मत करो, म्यूवान ने दक्ष से कहा और उसने उसकी ओर उदासीनता से देखा। यह आदमी वास्तव में पिटाई चाहता है, दक्ष ने धीरे से कहा और मैदान के बीच में लगे मिर की ओर चला गया। उसने मेज से चाकू उठाया और अपने दाहिने हाथ की उंगली काट ली। उंगली से खून बहने लगा। उसने खून की एक बूंद शीशे से जुड़ी संरचना पर गिरा दी। जैसे ही रक्त की बूंद उस संरचना पर गिरी, वह संरचना दर्पण के साथ अकेले चमकने लगी। लगभग सभी बुजुर्ग सीधे बैठ गए और दर्पण की ओर देखने लगे कि इसमें क्या दिख रहा है। कुछ सेकंड तक दर्पण चमकने के बाद उसमें अपने अंदर की छवि दिखने लगी। वह बमिल ने बड़बाते हुए कहा। जब उसने दक्ष की युद्ध भावना को देखा, इल्मिंग और अन्य लोग भी हैरान रह गए। उसमें युद्ध भावना कैसे हो सकती है? इल्दिया ने आश्चर्य से कहा। दर्पण के बजाय उन्हें केवल धुंध जैसा कुछ दिखाई दिया। दर्पण के अंदर केवल बैंगनी धुंध थी। धुंध। दक्ष ने अपनी युद्ध आत्मा को देखकर असमंजस में बड़बड़ आया। बैंगनी धुंध, युद्ध आत्मा, एक बेकार युद्ध आत्मा। ये सबसे कमजोर युद्ध आत्माओं में से एक है और सबसे बेकार है। आत्मा योद्धा के चारों ओर धुंध पैदा करने के अलावा इसका कोई प्रभाव नहीं है जिससे वे और भी अच्छे दिखे। हाँ, मुझे डेमन के बेटे से बहुत उम्मीदें थी, इल्डगुयु ने हंसते हुए कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, ये वास्तव में अजीब है। वह दानव का बेटा है। भले ही उसके पास अपने पिता की तरह मजबूत युद्ध भावना न हो, लेकिन उसके पास इतनी कमजोर युद्ध भावना भी नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि लड़का वास्तव में बदकिस्मत है, इल्डिया ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। हाँ, एक बैंगनी धुंध युद्ध आत्मा, एक बेकार युद्ध आत्मा। मुझे लगता है कि यह तुम्हारे पिता के पाप के लिए तुम्हें सजा है, म्यूवान ने हंसते हुए दक्ष से कहा। यदि यह एलिमिनेशन राउंड होता तो इतनी बेकार वर स्पिरिट होने के कारण आपको तुरंत बाहर कर दिया जाता, लेकिन चूंकि यह ऐसा नहीं है इसलिए आप जाकर दूसरों के साथ खड़े हो सकते हैं, उसने दक्ष से कहा और फिर पीछे मुड़ा और अपने आदमियों को स्पिरिट मिरर वापस लेने का इशारा किया। दक्ष वापस मुड़ा और अन्य प्रतिभागियों की भीड़ की ओर चल पड़ा। बुजुर्ग भी दक्ष की बेकार युद्ध आत्मा और इस दौर में देखी गई अन्य अद्भुत युद्ध आत्माओं के बारे में चर्चा करने में व्यस्त हो गए। चूंकि कोई भी दर्पण की ओर नहीं देख रहा था, इसलिए किसी ने भी बैंगनी धुंध के भीतर चमकती लाल आंखों को नहीं देखा। इससे पहले कि आत्मा दर्पण ने कुछ भी दिखाना बंद कर दिया, उन्हें यह नहीं पता था कि उन्होंने दक्ष की युद्ध भावना को गलत समझा था। उन्होंने जो बैंगनी धुंध देखी वह उसकी युद्ध भावना नहीं थी, लेकिन इसने उसकी असली युद्ध भावना को प्रभावी ढंग से प्रकट होने से छिपा दिया। अगर वे अंत तक आईने में ध्यान से देखते तो वे लाल जोड़ी आंखें देख पाते, जिससे उन्हें एहसास होता कि वास्तविकता उतनी सरल नहीं थी जितनी दिखती है। यदि किसी एक बुजुर्ग ने भी धुंध में चमकती आंखों को देखा होता तो वे कुछ बातें उजागर कर पाते। दुर्भाग्य से आंखें केवल पलक झपक के लिए ही चमकी और धुंध के प्रतिबिंब के साथ गायब हो गई। दर्पण को सावधानी पूर्वक बक्से के अंदर रखकर वापस ले जाया गया। ठीक है सब लोग, अगला टेस्ट इंतजार। म्यूवान बाकी परीक्षणों के बारे में सबको बताने ही वाला था, लेकिन एल्डर मिंग ने बीच में ही उसकी बात रोक दी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाँ, एल्ड, म्यूवन ने एल्ड से बड़े सम्मान के साथ पूछा, क्योंकि उसे आश्चर्य हो रहा था कि क्या उसने कुछ गलत किया है। इसके साथ ही परीक्षा समाप्त हो जाएगी, अब कोई और परीक्षा नहीं होगी। इल्मिंग ने लगभग सभी प्रतिभागियों और भीड़ को चौंका हुए कहा। आमतौर पर परीक्षा समाप्त होने से पहले कम से कम 5 टेस्ट से गुजरने की परंपरा थी, लेकिन इस बार सिर्फ 3 टेस्ट ही हुए। इससे कई लोग भ्रमित हो गए। हालांकि सभी एल्डर्स हैरान नहीं दिखे। आप सभी 3 परीक्षणों से गुजर चुके हैं और उन सभी का उद्देश्य एल्डर्स को आपकी क्षमताओं के बारे में सामान्य जानकारी देना था। इन 3 परीक्षणों के बाद हम आपके बारे में कमोबेश इतना समझ गए हैं कि हम कोई निर्णय ले सकते हैं। आपसी समझ और चर्चा के बाद हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि यह परीक्षण का अंत होगा। अब एल्डर्स उन लोगों को प्रस्ताव देंगे जिन्हें वे पसंद करेंगे, इल्मिंग ने समझाया। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि वे परीक्षा इतनी जल्दी क्यों समाप्त कर रहे हैं तथा अन्य लोगों के पास अभी भी कई प्रश्न थे। फिर भी किसी ने कुछ भी पूछने की जहमत नहीं उठाई। जल्द ही चयन प्रक्रिया शुरू हो गई, जिसमें वरिष्ठ सदस्य एक के बाद एक खड़े हुए और उन प्रतिभागियों को अपने कॉलेज में शामिल होने का प्रस्ताव दिया जिन्हें वे पसंद करते थे। तीनों महान कॉलेजों ने भी यही पेशकश की। अंतर केवल इतना था कि वे चयन में अधिक सख्त थे और केवल कुछ ही युवा को शामिल होने का निमंत्रण देने के लिए चुनते थे। बहुत से प्रतिभागियों को एक से ज्यादा कॉलेज में शामिल होने का प्रस्ताव मिला था, लेकिन सिर्फ 3 लोग ऐसे थे जिन्हें तीनों ग्रेट स्पिरिट कॉलेज से प्रस्ताव मिला था। वे 3 ही ऐसे लोग थे जिन्हें वहां मौजूद सभी कॉलेजों से प्रस्ताव मिला था। उनमें से एक लड़की थी जिसके पास पवन खरगोश आत्मा थी, जो फीनिक्स संगठन के सदस्य की बेटी थी, जबकि दूसरा व्यक्ति एक लड़का था जिसके पास धति विशाल का आत्मा थी। तीसरा व्यक्ति वह था जिसे
दक्ष ने भी दिलचस्प पाया क्योंकि उसके पास एक अंधकार विशिष्ट आत्मा थी। तीसरा व्यक्ति एक लड़की थी जिसके पास नाइट एसिन आत्मा थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह अंधकार और रात की शक्ति का उपयोग करती है। इससे उसे अपने अंधेरे से संबंधित कौशल की याद आ गई। 5 लोगों को छोड़कर लगभग सभी को निमंत्रण मिला था। दुर्भाग्य से दक्ष भी उन 5 लोगों में से एक था, लेकिन उसे बुरा नहीं लगा। उसे अपनी असफलता पर बस थोड़ी निराशा हुई, लेकिन वह जानता था कि उसे सफल होने के लिए स्पिरिट वॉरियर कॉलेज की जरूरत नहीं है। जब प्रत्येक कॉलेज ने दूसरों को अपने कॉलेज में शामिल होने का निमंत्रण दिया तो इल्डमिंग एक बार फिर खड़े हुए। जिन्हें एक से अधिक निमंत्रण मिले हैं वे उनमें से किसी भी निमंत्रण को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक और बात है। जैसा कि मैंने परीक्षा से पहले कहा था, मास्टर वर्मियन आप सभी में से एक व्यक्ति को विशेष निमंत्रण देने के लिए भी चुनेंगे। वह व्यक्ति अपनी पसंद के किसी भी स्पिरिट वॉरियर कॉलेज में शामिल हो सकेगा, इसलिए ये तय करने से पहले थोड़ा इंतजार करें कि आप किस स्पिरिट वॉरियर कॉलेज का चयन करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपको वास्तव में किसी भी स्पिरिट वॉरियर कॉलेज को चुनने का असीमित पास मिल जाए, भले ही आपको स्पिरिट कॉलेज से निमंत्रण ना मिला हो। मिंग ने सभी से कहा, हाँ ठीक है, मैं ये कैसे भूल सकता हूँ, उसके पास भी एक विकल्प है। अगर वह मुझे चुनता है तो मेरे पास अभी भी एक मौका हो सकता है, लेकिन उसके द्वारा मुझे चुने जाने की संभावना वास्तव में नगण्य है। फिर भी उसने इस परीक्षा में मेरे खिलाफ कुछ नहीं किया, वह काफी तटस्थ था। एक मौका हो सकता है, दक्ष ने सोचा जब वह अपने चयन की प्रतीक्षा कर रहे वम की ओर देख रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन वमे ने अपनी नजर हर प्रतिभागी पर घुमाई। उसकी नजर दक्ष पर कुछ सेकंड के लिए रुकी, जबकि बाकी लोगों पर नहीं। थोड़ी देर रुकने के बाद बिलियन ने अपनी पसंद के बारे में बोलने के लिए अपना मुंह खोला। मैंने जिंग लन को चुना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि उसे पहले से ही यहाँ हर स्पिरिट कॉलेज से निमंत्रण मिल चुका है। लेकिन वह मेरी पसंद है, अगर उसे सही प्रशिक्षण मिले तो उसकी नाइट एसिन वो स्पिरिट वाकई घातक और उपयोगी हो सकती है, उसने पहले कहा और जिंग लैन की ओर देखते हुए धीरे से मुस्कुराया। इसके साथ ही परीक्षा वास्तव में समाप्त हो गई है। जिन लोगों को एक से अधिक निमंत्रण मिले हैं वे कृपया अपने द्वारा चुने गए कॉलेज के एल्डर के पीछे चले, और जिन लोगों को केवल एक निमंत्रण मिला है वे उस कॉलेज के एल्डर के पीछे चले। वेरिटास कॉलेज के एल्डर दमिंग ने खड़े होते हुए कहा। उन्होंने कहा, जिन्हें निमंत्रण नहीं मिला है वे जा सकते हैं। दक्ष ने एक गहरी सांस ली और बिना कुछ कहे वापस मुड़ा और चला गया। उसे नहीं पता था कि जब वह जा रहा था तो बमिल की नजर उस पर थी। उसकी आंखों में कुछ अजीब सी चमक थी। तारांकित लिए एक अच्छा शिक्षण अनुभव हो सकता है, किसी भी चीज के साथ कुछ भी गलत हो सकता है, हमेशा एक बैकअप योजना रखे। जुन ने दक्ष से कहा जब वह उसके बगल में उड़ रही थी। मेरी बैकअप योजना, मेरे पास पहले से ही एक योजना तैयार है, यह है कि मैं और मजबूत हो जाऊं और जो लोग जानते हैं उनसे जानकारी हासिल करूं। मेरी सूची में सबसे पहले मवान का नाम होगा। मुझे लगता है कि कुछ समय तक कल्टिंग वेरिटास कॉलेज की यात्रा पर जाऊंगा। दक्ष ने मुस्कुराते हुए अपने घर की ओर चलते हुए कहा। तारक महत का उल्टा है तो उसके चेहरे पर गहरी उदासी छा गई। फीनिक्स संगठन का नेता और इस राज्य में सबसे शक्तिशाली आत्मा योद्धाओं में से एक उसके सामने खड़ा था। जिस व्यक्ति को परीक्षा स्थल पर होना चाहिए था वह यहाँ था, जिसने दक्ष को चौंका दिया। सड़कें भी खाली थी और आसपास कोई भी नहीं था, जिससे दक्ष को बुरा लग रहा था। क्या यह आदमी मुझे मारने आया है? खैर, अगर वह कोशिश करता है तो कम से कम मुझे उसके इरादे पता चल जाएंगे और मुझे भविष्य में उससे कैसे निपटना है, दक्ष ने सोचा और वह अपने अंतरिक्ष के नियम का उपयोग करके लड़ने के लिए तैयार हो गया। अगर वर्मियन ने उस पर हमला करने की कोशिश की, चाकू अभी भी उसके कपड़ों में छिपा हुआ था। वर्मिल ने कुछ नहीं कहा और बस कुछ क्षण के लिए दक्ष को देखती रही। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? दक्ष ने वमलिनिज, मैं तुम्हें कुछ देने आया हूँ, बमिल ने मुस्कुराते हुए कहा। दक्ष ने अपना हाथ पीछे ले जाकर तैयार किया कि अगर अगले ही पल कुछ हुआ तो वह चाकू निकाल लेगा। मुझे क्या दोगे? उसने वमिस हाथ में आग का एक कण दिखाई दिया। आग शांत होने के बाद उसके हाथ में एक कार्ड दिखाई दिया। वर्मिल ने वह कार्ड दक्ष की ओर फेंका, लेकिन कार्ड को पकड़ने के बजाय दक्ष ने कुशलता से अपना शरीर बगल की ओर घुमाया, जिससे कार्ड चकमा दे गया। कार्ड उसके बगल में जमीन पर गिर गया। ममल ने जब ये देखा तो वह मुस्कुराया। वह नाराज नहीं लग रहा था। चिंता मत करो, उस कार्ड में कुछ भी खतरनाक नहीं है। फिर भी मैं समझता हूँ कि तुम क्यों चिंतित हो। उस कार्ड को ले लो और जब तुम अकेले हो तो उसे जला दो, तुम्हें अपने सभी उत्तर मिल जाएंगे। उसने पीछे मुड़ने से पहले कहा, तो तुम्हारे पिता एक अच्छे आदमी थे, उनसे नफरत मत करो। वह उड़ते हुए बुदबुदा आया। दक्ष ने बमिल की बातें सुनी, जिससे वह और भी अधिक उलझन में पड़ गया। वह स्वीकार कर रहा है कि फुचेन के पिता अच्छे थे। अजीब है, उसके लहजे से ऐसा नहीं लग रहा था कि वह डेमन या मुझसे नफरत करता था। साथ ही ऐसा लगता है कि मैं सही था। डेमन निर्दोष था और वर्मियन जानता था कि डेमन ने उन्हें धोखा नहीं दिया। फिर उसने फुचेन और उसके परिवार को क्यों पीड़ित होने दिया? वह इस राज्य के सबसे मजबूत आत्मा योद्धाओं में से एक है। उसके पास लोगों की धारणा बनाने और मिलिया और फुचेन की मदद करने की शक्ति होनी चाहिए। उसने तब कुछ क्यों नहीं किया? उसने वर्मियन को ओढ़ते हुए देखा। इसके अलावा अगर वह जानता था कि यह सब झूठ था और वह मुझसे नफरत नहीं करता था तो उसने नाइट एसिन गायब पर प्राप्त एकमात्र चयन स्लॉट को बर्बाद करने के बजाय स्पिरिट वॉरियर कॉलेजों में प्रवेश पाने के लिए मेरा चयन क्यों नहीं किया? उसने आश्चर्य व्यक्त किया। लगता है यहाँ कुछ बड़ा खेल चल रहा है। दक्ष ने जमीन पर पड़े काले कार्ड को देखते हुए सोचा। वह कार्ड के पास गया और ध्यान से विचार करने के बाद उसे उठा लिया। उसे उसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। उसने कार्ड अपनी जेब में रख लिया और घर की ओर चल पड़ा।
अर्जुन, क्या तुम जान हो कि वास्तव में यहाँ क्या हो रहा है? 10 साल पहले पिछले महायुद्ध में वास्तव में क्या हुआ था और यहाँ मेरे असली दुश्मन कौन होंगे? उसने आगे बढ़ते हुए जुन से पूछा। नहीं, मैंने तुम्हें वह सब कुछ बता दिया जो मैं जानती हूँ, इसके अलावा मैं उतना ही जानती हूँ जितना तुम जानती हो। जुन ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। ओह ठीक है, एक बात है जो मुझे ब्लडलाइन मंदिर से पता चली, उसने अचानक कहा। तुम क्या पता चला? दक्ष ने असमंजस में पूछा। इस दुनिया में कुछ चीजें हैं जो इस परीक्षण के खत्म होने के बाद भी आपकी मदद कर सकती है। जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कौन सी बातें? स्पष्ट बताओ, दक्ष ने फिर पूछा। इस राज्य में कहीं एक लब है, मुझे यही पता चला है। हालांकि मुझे नहीं पता कि यह कहाँ है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है यह एक सर्वोच्च श्रेणी का लॉ है, उसने दक्ष को उत्तर दिया। एक सर्वोच्च श्रेणी का कानून, अंतरिक्ष के कानून और अंधकार के कानून के समान स्तर पर अद्भुत। दक्ष को ये खबर सुनकर आश्चर्य हुआ। सर्वोच्च कानून सभी कानूनों का सार माने जाते थे, वे सबसे मजबूत कानून थे जो पैथिक कानूनों से केवल कमजोर थे। सर्वोच्च कानून कुछ ऐसा था जो दुनिया को बदल सकता था, जैसे अंतरिक्ष और अंधकार। हाँ, अगर तुम उसे पा लोगे तो ये परीक्षण और भी मूल्यवान हो जाएगा। इसके अलावा यह एकमात्र चीज नहीं है, जुन ने दक्ष से कहा। इससे भी अधिक अविश्वसनीय बात है, लेकिन यह एक कहानी की तरह है, इसलिए मुझे नहीं पता कि यह कितना सच है। कसन ने आगे कहा। सुप्रीम ग्रेड कानून से भी अधिक अविश्वसनीय कुछ क्या? दक्ष ने पूछा, और वह और भी अधिक उत्साहित हो गया। सभी हथियारों का देवता, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, लेकिन हथियारों का सबसे मजबूत ग्रेड भगवान ग्रेड हथियार है। अस्तित्व में केवल कुछ ही भगवान ग्रेड हथियार है, उनमें से एक स्वर्गीय सम्राट के पास है जबकि दूसरा दानव सम्राट के पास है। ठीक उसी तरह केवल सबसे मजबूत प्राणियों के पास भगवान ग्रेड हथियार होते हैं। जुन ने समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा, सामान्यतः कोई व्यक्ति हथियारों को देखने की आशा भी नहीं कर सकता, क्योंकि स्वर्ग के स्वर्गीय सम्राट या दानव क्षेत्र के दानव सम्राट के समान स्तर पर पहुंचना लगभग असंभव है। लेकिन इसका एक अपवाद भी है। क्या अपवाद? दक्ष ने पूछा। गायब भगवान ग्रेड हथियार, समय की तलवार। इसे एक मालिकीन भगवान ग्रेड कलाकृति कहा जाता है, क्योंकि गायब होने के बाद कोई भी इसे खोजने में कामयाब नहीं हुआ था। जून ने जवाब दिया, क्योंकि उसने आकाश की ओर देखा। तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें पहले तियाशन के यहाँ आने के बारे में बताया था, वह भी इसी काम के लिए यहाँ आया था। उसे समय की तलवार के बारे में सुराग मिला था, उसके अनुसार तलवार इस सीलबंद ग्रह में कहीं है। उसने आगे कहा, दुर्भाग्य से महीनों की खोज के बावजूद वह इसे खोजने में सक्षम नहीं था। जब उसने इस जगह को छोड़ा तब भी वह मानता था कि समय की तलवार इसी ग्रह पर है। मैं भी उस पर विश्वास करती हूँ। मुझे लगता है कि इस बात की अच्छी संभावना है कि समय की तलवार इसी जगह पर कहीं है। उसने आगे कहा, एक ईश्वरीय कलाकृति, समय की तलवार। दक्ष ने बड़बड़ाते हुए सोचा कि तलवार कैसी दिखती होगी। हाँ, समय की तलवार खोई हुई सबसे कीमती वस्तुओं में से एक। किंवदंती के अनुसार 5 देव श्रेणी की तलवारें अस्तित्व में है, उनमें से 3 स्वर्ग में मौजूद है। वे हैं न्याय की तलवार, रक्त की तलवार और स्वर्गीय दंड की तलवार, जो स्वयं स्वर्गीय सम्राट के पास है। जुन ने समझाना शुरू किया। चौथी देव श्रेणी की तलवार दानव क्षेत्र में मौजूद है, दानव सम्राट के पास दिव्य निष्पादन की तलवार है। जहां तक 5वीं देव श्रेणी की तलवार की बात है तो वह समय की तलवार है। उसने आगे कहा, गॉड ग्रेड तलवार, अगर मैं इसे प्राप्त कर सकूं तो मैं वास्तव में शक्तिशाली हो जाऊंगा। दक्ष ने जून के शब्दों को सुनते हुए कहा, हाँ, समय की तलवार वाक बहुत शक्तिशाली है, ये अंतरिक्ष और समय को भी चीर सकती है। तलवार के साथ आप और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे। इसके अलावा तलवार की एक और विशेषता है, उस तलवार की मदद से आप समय में आगे या पीछे जा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी उस क्षमता का उपयोग करेगा। जुन ने उत्तर दिया, तलवार में समय यात्रा करने की क्षमता है, ये बहुत शक्तिशाली है। अगर किसी के पास तलवार होती तो वह उस शक्ति का उपयोग क्यों नहीं करता? ये बहुत आश्चर्यजनक है। दक्ष ने उलझन में पूछा, क्योंकि उसे उसकी बातों पर विश्वास करना मुश्किल लग रहा था, क्योंकि उस क्षमता का उपयोग करने से धारक की मृत्यु ही होती है। जून ने उत्तर दिया, जिससे दक्ष चौंक गया। खैर, मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताऊंगी। यह एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है जिसे लगभग हर कोई जानता है। ये तलवार की अंतिम ज्ञात उपस्थिति के बारे में है। उसने कहा, किंवदंती के अनुसार एक युवा लड़की को एक प्राचीन खंडहर में समय की तलवार मिली थी। खंडहरों में कुछ शोध के बाद उसे तलवार का नाम और उसके उपयोग का पता चला। उन्होंने आगे कहा, दक्ष ने उसकी कहानी ध्यान से सुनी, क्योंकि वह वास्तव में उस तलवार के बारे में जानने को उत्सुक था जो उसे समय में यात्रा करने में मदद कर सकती थी। वह पहले से ही इस क्षमता के कई उपयोगों के बारे में सोच सकता था। छोटी लड़की उत्साहित होकर तलवार लेकर घर गई और अपने परिवार को इसके बारे में बताया। उसने उन्हें बताया कि तलवार की एक खासियत यह है कि यह किसी व्यक्ति को 100 साल पहले के समय में ले जा सकती है। उसने उन्हें बताया कि इसका एक नकारात्मक पक्ष भी है। उसके अनुसार जब कोई व्यक्ति इसका इस्तेमाल करता है तो वह समय में पीछे या आगे चला जाता है, लेकिन तलवार का इस्तेमाल करने के बाद वह केवल 24 घंटे ही जीवित रह पाता है। उन 24 घंटों के बाद वह व्यक्ति और उसके पिछले
पिछले या भविष्य के पुनरावर्तन इस दुनिया से गायब हो जाएंगे। जुन ने समझाया। उन्होंने कहा, उदाहरण के लिए यदि आप अतीत में जाने के लिए उस कलाकृति का उपयोग करते हैं तो आप 24 घंटे में मर जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि कोई भी इस क्षमता का उपयोग कभी नहीं करेगा। दिलचस्प है, अपनी शक्ति का उपयोग करने के लिए यह वास्तव में एक बड़ा आदान प्रदान है। वैसे उस लड़की का क्या हुआ? जहां तक मैंने समझा तलवार अभी भी गायब है। इसका मतलब है कि लड़की ने तलवार खो दी है। क्या किसी ने इसे चुरा लिया है या कुछ और? दक्ष ने जुन से पूछा। नहीं, उस लड़की ने अपने परिवार को वह तलवार दिखाई थी। उसके परिवार ने उसे तलवार का इस्तेमाल करने से मना किया था, लेकिन उसके बड़े भाई के मन में कुछ और ही था। उसने एक रात तलवार चुरा ली और उसे अतीत में जाने के लिए इस्तेमाल किया, जबकि उसे पता था कि तलवार का इस्तेमाल करना गलत है। वह 10 साल पीछे चला गया और उस समय तक पहुंच गया जब उसकी प्रेमिका की हत्या कर दी गई थी। उसने अपनी प्रेमिका को बचाया, लेकिन 24 घंटे बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद तलवार गायब हो गई। कोई नहीं जानता था कि वह तलवार कहाँ थी। जुन ने जवाब दिया। वैसे भी एक दिन तियासेन को उस तलवार के हाल के ठिकाने के बारे में एक सुराग मिला और उस सुराग ने उसे इस सीलबंद ग्रह तक पहुंचाया। बाकी आप जानते हैं, वह तलवार नहीं ढूंढ सका और समय की सीमा के कारण उसे वहां से जाना पड़ा। उसने स्पष्टीकरण समाप्त करते हुए कहा, जब वह गया था तो उसे इस ग्रह पर समय की तलवार के होने का कितना यकीन था? दक्ष ने भौं सुना था, लेकिन उसे कुछ और भी करना था। जून ने जवाब दिया, ठीक है, मैं अपने पूर्ववर्ती की प्रवृत्ति पर विश्वास करूंगा। समय की पौराणिक तलवार इसी ग्रह पर होनी चाहिए। अगला सर्वोच्च कानून भी यही है। मुझे लगता है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि ब्लडलाइन मंदिर ने मुझे यहाँ भेजा। दक्ष ने एक